एक टाइम पे जब महाभारत टीवी पे आता था सड़कें खाली हो जाती हैं। आज अनुपमा ब्रिज से नीचे भी कूदे सड़कें खाली नहीं होंगी। टीवी को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। तो मैं तो इनफैक्ट बोलूंगा एनएसडी एक्टर्स एंड ऑल से कि प्लीज टीवी से दूर रहो। लेकिन अगर आपके शो 3 महीने में बंद हो गए तो आप सड़क पे भी आ सकते हैं। लड़का वही बेफजूल का एटीट्यूड देता रहता है, सबको स्टबल ग्रो करता है, सबको एटीट्यूड दे रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है गधा एटीट्यूड क्यों दे रहा है। मैं राय सिंघानिया हुआ है, तू राय सिंघानिया है, तू कोई भी है, चल ना अभी नॉर्मल आ जाना। वो लड़की हमारी गरीब होगी, उसे कुछ पता नहीं होता है, उसको दुनियादारी का कुछ पता नहीं है। आज व्हाट इज दिस नॉनसेंस। आज कभी कभी कास्टिंग भी ऐसी होती है, अरे इसकी बॉडी अच्छी है, इसको लेते हैं, इसकी शर्ट उतरवाएंगे। अरे शर्ट उतरवाएगा 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन जब माँ के लिए रोएगा तब आप रोएंगे। इशिता का हमने एक 7 मिनट का सीन किया था जहाँ पर इशिता ने एक छोटी बच्ची को गुड टच और बैड टच बताया। हर स्कूल ने उन्होंने वो सीन सारे पेरेंट्स को भेजे थे एंड दिस वाज हैपनिंग ऑल ओवर इंडिया। मलयालम में 12-15 साल पहले पृथ्वीराज जैसे एक्टर ने वो रोल किया था। हिंदी से तो मेरी उम्मीदें बहुत ही लो है, तो मुझे नहीं लगता है हिंदी ये कुछ करेगा भी अगले 10 सालों तक। रेटिंग आई तो मतलब आपकी जितनी भी घटिया स्टोरी होगी ना, नहीं ये अच्छा, यही करो यही करो यही करो यही करो। पाकिस्तानी शोज की राइटिंग अलग होती है, हर शो की राइटिंग ना अलग होनी चाहिए। हमारे शोज की राइटिंग भी सेम है। द गुड पार्ट विद एकता इज नो वो उसको फ्री हैंड मिलता है, तो एकता कर सकती है। और एकता सर मुझे ना इस पॉडकास्ट में कोई भी ऐसी नपीतुली बात नहीं करता हूँ मैं। मैंने आपसे आते ही पूछा आपने हमारे पॉडकास्ट देखे हैं, तो नहीं मैंने पॉडकास्ट की एक खासियत है कि हम कोई भी बात सरकारी बात नहीं करते हैं। Okay. आप ये समझिएगा कि 3 दोस्त बैठे हैं, ठीक है, और बैठ के गप्पे मार रहे हैं और इम्पोर्टेंट मुद्दों पे बात कर रहे हैं। ठीक है। उसी इम्पोर्टेंट मुद्दों से मुझे एक बात याद आई। आपने कहीं इंटरव्यू में कहा था कि यू वांट टू मेक अ शो अराउंड LGBTQ कम्युनिटी, राइट? Yes. Having said that, it's my observation, my small understanding. I have seen Bollywood always downtrotting the community. Yes. Have you seen this film called प्यार किया तो डरना क्या by Salman Khan? Oh, long back. Have you Yes. seen? Yeah, Kajol and Yes. yeah, of course, long back. उसमें एक सर कैरेक्टर था, he was a homosexual character. Yes. वो जब भी आता एक weird सी ट्यून बजती, Yes. मेरे बहुत सारे दोस्त होमोसेक्सुअल और बायसेक्सुअल हैं, वो कभी ऐसे बात नहीं करते हैं, Correct. या कभी वो बाउंड्री ब्रीच नहीं करते हैं। Correct. क्यों ऐसा है कि बॉलीवुड में हमने कम्युनिटी को इतना डाउन ट्रॉड कर दिया कि हमने बस फन के लिए रख दिया उसको? सी आप जो मुझे पूछ रहे हो इसका आंसर तो रियली मेरे पास भी नहीं है। मैं आपको अपने एग्जांपल्स देता हूं। जब मैं किसी चैनल को बोलता हूं ना कि मुझे LGBTQ के ऊपर शो बनाना है जी, तो उनका पता है फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है? नो टीवी इज फैमिली व्यूइंग। तो आई फील बट शुडंट द फैमिली टॉक अबाउट दीज थिंग्स? फैमिली को ये सब बातें करनी चाहिए ना, अपने बच्चों के साथ, अपने मतलब सिबलिंग्स के साथ ये बातें होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारी जो मेंटालिटी है ना वो बहुत क्लोज्ड है जी। हम बहुत सारी चीजों में क्लोज्ड है। हमारी जो बेसिक नेचर है ना कि वी हैव दिस हैबिट ऑफ पुशिंग थिंग्स अंडर द कार्पेट, और वो हमारी क्रिएटिविटी में भी दिखाई देता है। मतलब जो असलियत है हमको उसको फेस नहीं करना है, हमको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाना है। जैसे आप सोच लो जब कोई घर में गेस्ट आता है तो हम क्या करते हैं, कबर्ड खोल के सब चीजें अंदर भर लेते हैं। कबर्ड बंद होना चाहिए क्योंकि बाहर से ना वो चकाचक दिखना चाहिए। एक बार आपने वो कबर्ड खोला तो पूरा का पूरा कचरा नीचे गिर जाता है। बिल्कुल हमारी यही सेंसिबिलिटी है, और मुझे लगता है इसी को मद्देनजर रखते हुए ना लोग इन टॉपिक्स को टच नहीं करना चाहते, इन टॉपिक्स को डील नहीं करना चाहते, बिकॉज नंबर 1 देयर इज अनकंफर्टेबलनेस, और दूसरी चीज ये है कि हमने बेफजूल इन चीजों को टैबू बना के रखा है, राइट। तो मुझे वो एक प्रॉब्लम है। तो आई रियली डोंट हैव एन आंसर टू दिस, बिकॉज मुझे ये करना है क्योंकि मुझे लगता है LGBTQ इज ऑल अराउंड अस, राइट। इट इज अ वेरी वेल, फॉर मी इट्स अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, इट हैज गॉट सम बेस्ट टैलेंट, एंड उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नॉट हैपनिंग ऑन द बिग स्क्रीन और ऑन टेलीविजन, मुझे लगता है ये बहुत बुरी बात है। और अगर होता भी है रिप्रेजेंटेशन तो जैसे आपने बोला गलत होता है, या एक आर्ट फिल्म बन जाएगी, या एक बहुत स्लो पिक्चर बनेगी, मेन स्ट्रीम में नहीं बनेगा। एंड आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, विच मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट आज ही मैं अपने राइटर से डिस्कस कर रहा था, हम एक मराठी शो के लिए एक ट्रैक बना रहे हैं, ओके, जहां पर मैं एक लेस्बियन अफेयर का ट्रैक लेके जाने वाला हूं। आई विल ट्राई टू कन्विंस के वी शुड डू इट, इफ दे अग्री वेल एंड गुड, बिकॉज मुझे लगता है रीजनल इज मोर ओपन एंड मोर, उनका जो आउटलुक है वो थोड़ा ज्यादा बेटर है, राइट। तो अगर वो हो जाए मैं बहुत ही खुश होऊंगा, क्योंकि हिंदी से तो मेरी उम्मीदें बहुत ही लो है।
तो मुझे नहीं लगता है हिंदी ये कुछ करेगा भी अगले 10 सालों तक। आपने वो फिल्म देखी है दोस्ताना? ऑफकोर्स दोस्ताना, ये अभिषेक बच्चन करण जौहर वाला। मुझे ऑनेस्टली वो फिल्म ठीक है, इट वाज अ फन फिल्म, बट मुझे वो डिपिक्शन ऑफ गे कपल मुझे वो बहुत अजीब सा लगा। एक चीज जो मैंने अभी सीखी है कि क्रिएटिविटी इज ऑल्सो अ बिजनेस, राइट। सो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसके एक बिजनेस की तरह देखते हैं। सो उनको ऐसी स्टोरीज कहनी है जहां पर पैसे आए, लोग आए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हो। लेकिन मेरा मुद्दा कुछ अलग है। मेरा ये है कि अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, अगर आपकी स्टोरी अच्छी है, तो वो पैसे बनाएगी। मतलब हम ऐसे क्यों सोचते हैं कि हम ना, जब हमको पैसे बनाने होते हैं ना, हम सब चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं। भैया ये स्टार होना चाहिए, ये डायरेक्टर होना चाहिए, ये म्यूजिक होना चाहिए, आइटम नंबर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, स्टोरी को सबसे लास्ट। हाँ, स्टोरी तो बन जाएगी। जो मुझे लगता है इट शुड बी द अदर वे अराउंड। सबसे आपका कोई भी, आपका टीवी सीरियल हो, आपकी फिल्म हो, आपका प्ले हो, आपका वेब शो हो, आपका हीरो स्टोरी है, आपकी मेन पिलर्स राइटर्स हैं। और हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम उसी स्टोरी को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, हम राइटर्स को तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मतलब इट इज ऑल्सो सैड कि इतने बड़े अवार्ड्स हैं हमारे देश में, राइटर्स को अवार्ड्स मिलते ही नहीं है। मतलब आई हैव नेवर सीन बेस्ट डायलॉग्स, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट स्टोरी, वो होता ही नहीं। हमारे टीवी में भी नहीं होता है। मतलब आई थिंक एक अवार्ड ने शुरू किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट हम इस जो हर स्टोरी का बैकबोन है, हम उनको ही इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? सर मैं ये पूछना चाहता था कि जब आपने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात की, अगर हम समाज में देखते हैं तो उसके लिए सिंपैथी बहुत दिखती है, बट बात जब उसकी कहानी को कैमरे पे लाने की होती है दुनिया के सामने, तो उस पर हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाते? क्या वजह हो जाती है? पर मुझे समझ में नहीं आता है सिंपैथी की रीजन क्या है। व्हाई शुड देयर बी सिंपैथी? क्योंकि उसको लेके, हाँ, मतलब आप जब एक शादीशुदा कपल को देखते हो तो आप सिंपैथी नहीं करते हो ना, राइट? तो why should there be sympathy? मेरे को उसी sympathy से प्रॉब्लम है। There shouldn't be a sympathy. It is a community that is for many years trying to find a foothold. उन्हें फुटहोल्ड मिला है। आज बहुत सारे एरियाज में यू हैव LGBTQ representation, you have ministers, you have police officers, you have a lot of places which is fantastic. तो मुझे लगता है सबसे पहले तो सिंपैथी मत दो, सिंपैथी की किसी को जरूरत नहीं है। What you need to do is कि जस्ट उनको प्रॉपरली उनका रिप्रेजेंटेशन ठीक से करो ना। देयर आर अ लॉट ऑफ सेंसिटिव स्टोरीज, लॉट ऑफ फन स्टोरीज, लॉट ऑफ क्रेजी फिल्म्स विद LGBTQ जो मैं हॉलीवुड में देखता हूँ। आई मीन फैंटास्टिक स्टोरीज, एंड वो फिल्म्स अच्छा करती हैं, दे डू गुड बॉक्स ऑफिस। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ब्रोकबैक माउंटेन, उसे ऑस्कर मिला था बहुत सालों पहले, लेकिन व्हाट अ फैंटास्टिक मूवी। हम वो ऐसी फिल्में बनाते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना आप देखो ना, एक्टर्स को भी प्रॉब्लम है। मतलब मैं काफी टाइम से मेरे पास एक फिल्म स्क्रिप्ट है जो मैंने मुझे लगता है काफी सारे एक्टर्स को सुनाई है, सबको यही प्रॉब्लम है, नो वी वोंट प्ले गे, नो वी वोंट प्ले गे। इनफैक्ट अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत मैं नाम नहीं लूंगा, पर एक बहुत पॉपुलर हिंदी फिल्म बनी है जो इवेंचुअली वर्क नहीं हुई। इट इज अ रीमेक ऑफ अ मलयालम फिल्म कॉल्ड मुंबई पुलिस, और उस फिल्म में there's पृथ्वीराज, आई थिंक फैंटास्टिक एक्टर, और ये काफी पुरानी फिल्म है, मुझे लगता है 11-12 साल पुरानी फिल्म है। इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म। मुंबई पुलिस का जो मेन इश्यू है इज LGBTQ, और जब वो फिल्म हिंदी में बनी उसी एंगल को निकाल दिया गया था, which I thought was, मतलब मुझे जब पता चला था कि मुंबई पुलिस बन रही है और ये एंगल नहीं है, I thought then there is no point of the film. And आप सोचो मलयालम में 12-15 साल पहले पृथ्वीराज जैसे एक्टर ने वो रोल किया था, एंड इट वाज सच अ फैंटास्टिक रोल, पर आज ऐसा रोल करने को कोई रेडी नहीं है। मतलब जैसे मैं बोला कि अ बॉलीवुड फिल्म वो पूरा ट्रैक निकाल दिया था, आई मीन, एंड दे मेड इट समथिंग एल्स। तो मैं वही है कि डोंट गिव सिंपैथी, बट जस्ट बी ओपन। या मे बी वी आर सो स्कैर्ड कि हमको एक्सप्लोर ही नहीं करना है। मतलब हम डरते भी बहुत है ना, एज अ कम्युनिटी वी इंडियंस आर वेरी स्कैर्ड ना। हमें, मैं बोला, हमको सब कुछ अच्छा दिखना है, हमको कोई गलती नहीं दिखनी है। मतलब अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स ही होगा ना, हम पोर्ट्रे करेंगे सब अच्छा है, या सब शांति है, या सब अच्छा है, या सब ठीक है। तो ये जो हमारी सोसाइटी और हम लोग जो इस दोगलेपन में रहते हैं ना, मुझे लगता है वही हमारे काम में, हमारे फिल्मों में वो रिफ्लेक्ट करता है। बिकॉज इट इज सेड ना कि
creativity, films and shows are a reflection of the society you live in. And I think then it is a reflection of the society we live in, where we don't want to accept reality. मतलब ये साउथ में जो फिल्म बनती है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, बट बॉलीवुड उसके लिए स्टैंड क्यों नहीं लेता? सर ये बॉलीवुड को साल लगेंगे साउथ को टच करने में. एक और फिल्म है काथल द कोर, ज्योतिका एंड मोहनलाल सर. मतलब सी द फिल्म, मतलब आई वॉज ब्लोन ओवर दैट मोहनलाल सर एट दिस एज इज डूइंग दिस रोल एंड सो वेल डन. यहां पर कोई एक्टर नहीं करेगा ये, क्योंकि प्रॉब्लम इज हमारी हिंदी इंडस्ट्री, फिल्म, टीवी में हमारे पास स्टार्स हैं, एक्टर्स बहुत कम है. साउथ में एक्टर्स हैं जो स्टार्स बने हैं. यहां पर जो पहले आता है ना, उसे पहले स्टार बनना है, एक्टर नहीं बनना है. मतलब उन्हें पता भी नहीं एक्टिंग की एबीसी क्या है. आप गुड लुकिंग हो, गोरे हो, आपकी बॉडी है, आप एक्टर बन सकते हो, जो मुझे लगता है बिल्कुल गलत है. एंड आई डोंट थिंक दैट, मतलब मे बी इन द साउथ एक सेक्शन होगा वैसे, बट मेजोरिटी आप साउथ की कोई भी फिल्म ले लो, मतलब उसकी जो एक्टिंग है, जो राइटिंग है, जो एग्जीक्यूशन है, मतलब ब्रिलियंट. हिंदी को बहुत टाइम लगे. हिंदी को पहले ये स्टार सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा. ये जो रूल्स हमने बनाए हैं कि एक आइटम नंबर होना चाहिए, ये होना चाहिए, एक्शन सीन होना चाहिए, सब जो, जब तक हम ये रूल्स को बाहर निकाल के फेंकेंगे नहीं ना, हम इसी नॉनसेंस में घूमते रहेंगे. कमल हसन साहब ने कहा था कि मलयालम सिनेमा में मुझे मैनी यूसुफ साहब दिखते हैं. देख लो, इट इज, आई मीन अभी टॉकिंग अबाउट दैट, मैंने उनका अभी वो प्रोमो देखा, ठग लाइफ. क्या प्रोमो है. मतलब मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा, बोला मुझे ये पिक्चर देखनी है. अभी वो पिक्चर अच्छी होगी या नहीं मुझे नहीं पता, बट इट इज मणिरत्नम सर, इट इज कमल हसन सर, द फिल्म हैज टू बी फैंटास्टिक. तो मैं देखता हूँ कि वाह. और यही हिंदी मे बी इवन सीरियल्स ऑन टीवी, हम जब उसको अडेप्ट करते हैं, हम उसकी ऐसे मतलब टांग तोड़ देते हैं ना, हम उसको अडेप्ट भी ठीक से नहीं कर पाते. मतलब आप देख लो कितनी हिंदी फिल्म जो साउथ के रीमेक है नहीं वर्क कर रही है, जो मुझे लगता है एक तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी सब लोग ओरिजिनल देखते हैं. तो कोविड में हम सब ने हम सबकी आदत, मेरी तो आदत हो गई है, मैं तो साउथ के जब भी अपने नेटफ्लिक्स या कहीं पे साउथ देखता हूँ, मैं पहले वो देखता हूँ. मतलब मैं रॉयल्स नहीं देखूंगा, पर मैं कोर्ट वर्सेस नोबडी देखूंगा, मैं ऑफिसर ऑन ड्यूटी देखूंगा, मैं ड्रैगन देखूंगा. आई विल सी दोज मूवीज, बिकॉज वहां पर यू गेट टू, मतलब आपको पता चलता है कि एक्टिंग क्या होती है यार, ये लिखा कैसे होगा. जैसे दैट मूवी महाराजा जी, राइट. मतलब मैं अभी भी नहीं सोच सकता हूँ कि इन्होंने ये लिखी कैसे थी फिल्म. मतलब कचरे के डब्बे से शुरू होके वो कहाँ गई पिक्चर, एंड आई वाज लाइक माय गॉड, ये मतलब ये है टैलेंट, मतलब फुल रिस्पेक्ट. तो हिंदी तो मतलब वो तो एक एलजीबीटी के ट्रैक के साथ वो लोग वो डील नहीं कर सकते, तो फिल्म तो छोड़ ही दो. बहुत बहुत पुरानी बात है, बहुत आगे बात है. एक प्रॉब्लम है हमारी कि हम कोई भी चीज जो हमारे सिस्टम के, जो हमने कभी सुनी नहीं है, वो आती है सामने, तो हम प्रोसेस नहीं कर पाते. हम उसको रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है. नहीं, मुझे लगता है ये हमें लगता है जी. मैं जब चैनल्स में जाता हूं ना, आप कोई स्टोरी सुनो तो चैनल, द ऑडियंस वोंट लाइक इट. आपको कैसे पता? योर रिसर्च एंड ऑल, आपको कैसे पता? द पॉइंट इज, जब तक आप उस चीज को सामने नहीं लाओगे, जैसे मैं पता है कितने इंटरव्यूज देखता हूं, जैसे मैंने जब लगान की मेकिंग ऑफ देखी थी, तब आप देखोगे तो आमिर खान ने सब जगह बोला, सबने बोला था अरे पिक्चर नहीं चलेगी, पिक्चर नहीं चलेगी. आप ये देखो, जो भी पिक्चरें चली है ना, उसका इनिशियल सब लोग ये बोलते हैं अरे ये पिक्चर नहीं चलेगी, अरे तुम क्या बना रहे हो, अरे नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी. और स्ट्रेंज थिंग है वो वही पिक्चरें चलती है. अब आप कोई भी इंटरव्यू उठा लो, जो भी पिक्चर सक्सेसफुल हुई है ना, पहले उसे बोला गया ये नहीं चलेगी, और इवेंचुअली वो पिक्चर चली है. तो ये जो हम, एक और प्रॉब्लम है जो हम लोग, ये जैसे आपने बोला ना कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आई डोंट अग्री विद इट. आई एम लाइक, आप उन्हें मौका दो, आप लेके आओ पहले, फिर देखो एक्सेप्ट होती है कि नहीं. आप पहले ये जो क्रिएटिविटी में ना, आप दो चीजें नहीं होनी चाहिए, एक डर नहीं होना चाहिए जी. और दूसरा नेवर प्रीएम्प्ट योर ऑडियंस, नेवर डू इट. वो मैं कभी नहीं करता. आई एम लाइक, वहां दिखाओ उनको, फिर डिसाइड करो. मतलब मैंने अगर कल आपको बोला कि आपको राजमा पसंद नहीं आएंगे, अरे पहले खाओ ना. आप खाओ, अगर आपको नहीं पसंद आया तो बोलो हाँ मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन खाओ, लेकिन ढंग से बना हुआ राजमा. व्हाट मे बी आप बोले वाओ दिस इज फैंटास्टिक. बिल्कुल. माई प्रॉब्लम इज दिस, वी डू नॉट गिव क्रिएटिविटी अ चांस. हम रिसर्च को चांस देते हैं, हम स्टार वैल्यू को चांस देते हैं, हम
क्या बोलते हैं ना, ऑप्युलेंस को चांस देते हैं, हम क्रिएटिविटी को चांस नहीं देते हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट डाउनफॉल। और मैं कोई बहुत ही अजीब चीजें नहीं बोल रहा हूं, मैं वो बोल रहा हूं जो आज सब बोल रहे हैं। हिंदी इंडस्ट्री इज स्ट्रगलिंग, हिंदी टेलीविजन इज स्ट्रगलिंग। मतलब अगर आपका नंबर 1 शो की रेटिंग 1.9 है, जब क्योंकि टाइम पे हम 21 और 22 करते थे, मतलब आप मेरे को कोई भी एग्जाम्पल दे दो, आप कुछ भी बोलो कि टाइम चेंज हो गया है एंड टीआरपी ये हो गया, कुछ भी बोलो, पॉइंट इज एक टाइम पे जब महाभारत टीवी पे आता था सड़कें खाली हो जाती हैं। बिल्कुल। आज कुछ भी हो, अगर अनुपमा ब्रिज से नीचे भी कूदे सड़कें खाली नहीं होंगी, क्योंकि द पॉइंट इज हमने वो कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग हम भूल चुके हैं, हमको करना नहीं है, क्योंकि हमें लगता है, हमको पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, और मुझे लगता है ऑडियंस यही बोल रही है कि भैया चेंज करो चेंज करो चेंज करो, पर हमें सुनना नहीं है क्योंकि हमें शायद आता नहीं है। सर बहुत अच्छी बात कही आपने। आपका शो था कहानी घर घर की, उसको मेरे पड़ोस में रहते थे दोनों देवर और जेठ रहते हैं वो थे, तो उनके सुबह अगर झगड़ा हुआ हो और शाम को वो शो देखते थे, अगर उसमें कुछ अच्छा सीन है वो सारे दिन के झगड़े भुलाकर रात में वो पैचअप कर लेते थे। करेक्ट। और उनकी दोस्ती हो जाती थी फिर से। करेक्ट। ये एक शो का इम्पैक्ट हुआ करता था। पता है, ये शो का इम्पैक्ट अभी भी हो सकता है। जैसे आपने अभी बोला कि एक दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, उन्होंने शो देखा और शाम को पैचअप हो गया। मैं आपको अभी देखो, वो था 2003-2004, राइट। अभी वो चेंज हो गया है। मैं आपको आप ही का एग्जाम्पल देता हूं। आज समझो एक लड़के ने अपनी मां को बोला है कि मैं गे हूं, और मां और बेटे के बीच में बहुत झगड़ा हुआ है, और शाम को वो लोग एक शो देखते हैं अबाउट LGBTQ, जहां पर उन्हें कुछ समझ में आता है कि ओ व्हाट इज LGBTQ। मुझे लगता है वो मां अपने बेटे को हक करके बोलेगी वाह बेटा। वो शो का इंपैक्ट वो होगा, बिकॉज द पॉइंट इज उस वक्त मुद्दे अलग थे, आज मुद्दे अलग हैं। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम आज भी वही दिखा रहे हैं कि दो भाइयों के बीच में झगड़ा, क्योंकि अभी वो दो भाइयों को भी पता है कि अरे यार छोड़ो, हो गया ये। हम जिस तरह की लड़कियां दिखाते हैं टेलीविजन पे, मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मतलब ये लड़की जो सबके लिए जीती है, अपना पेट काट के सबको पालती, कहाँ है ऐसी लड़कियां, और ऐसी लड़कियां क्यों होनी चाहिए? क्यों एक लड़की को राइट नहीं है कि मैं अपने बारे में सोचूं? क्यों एक लड़की को राइट नहीं है कि नहीं भैया मैं भी थोड़ी सेल्फिश हूं? हम सब अपने अपने वे में सेल्फिश हैं, लेकिन हमारे सीरियल्स में ना वो लड़कियों का प्रोजेक्शन वो ही होता है। मतलब अगर आज कोई, हमने यह मोहब्बतें में इशिता को ड्रिंक कराया था, एंड इट वाज सच अ फैंटास्टिक एपिसोड। मतलब हाँ, हमने दिखाया था वो गलती से उसने ड्रिंक कर लिया, लेकिन जो रेटिंग हुई थी, मतलब पीपल एंजॉयड इट। फिर मैंने मेहंदी रचने वाली में सिमिलर सीक्वेंस किया था, विच वाज सो गुड। पर भैया अगर आज मैं कोई एक लड़की का शो बताऊं कि भैया वो लड़की को ना वो चुप चुप के दारू पीती है, नहीं 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 नहीं, वो बियर नहीं पी सकती, अरे फैमिली क्या बोलेगी, अरे पर ये हो रहा है ना। टुडे वी ऑल गो आउट विथ फ्रेंड्स, गर्ल्स ड्रिंक। द प्रॉब्लम इज हम उसी 2002-2003 के मुद्दे लेकर उनको घसीट रहे हैं, जब आज घरों में मुद्दे अलग है। आज घरों में मुद्दे ये है कि लड़की को शादी नहीं करनी है। आज मुद्दा ये है कि एक लड़के को अपनी बाइसेक्सुअलिटी के बारे में बात करनी है। आज मुद्दा ये है कि एक माँ चाहती है कि मैं अपने पति को डिवोर्स देके मैं अपनी जिंदगी जीऊं। पर हम ये मुद्दे उठाते नहीं है, क्योंकि अगर हमने दिखा दिया कि एक औरत को डिवोर्स चाहिए तो भैया ये बहुत बुरी बात हो जाएगी। नहीं, हम नहीं दिखा सकते। हाँ, पति को बहुत कुत्ता कमीना होना चाहिए, तब औरत डिवोर्स ले सकती है। तो मतलब हमको ना एवरीथिंग हैज टू बी ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे तो होता ही नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आई थिंक नोबडी इज एड्रेसिंग। नहीं, बट सर आप जो आपका शो था ये है मोहब्बतें, मुझे वो शो याद है, पर उसमें भी ठीक है, वो जो कैरेक्टर था इशिमा, वो काम करती थी। आई थिंक शी वाज डेंटिस्ट, शी इज अ डेंटिस्ट, राइट? बट स्टिल शी वाज अ सैक्रिफाइसिंग वुमन। मतलब वो अपने आप को परेशान करके परिवार को ठीक रख रही थी। करेक्ट। उसका सर इम्पैक्ट ये हुआ कि मेरी घर की औरतें वही देख रही थी बहुत समय तक, और वो उनके पैटर्न्स बन चुके थे। वो अगर ढांचा नहीं तोड़ेंगी मतलब वो खराब महिला है। आई थिंक टेलीविजन उस टाइम से लेके वॉज अगेंस्ट फेमिनिज्म। डू यू थिंक सो कि हमने वो ढांचे बना दिए इतने 20 सालों के टेलीविजन ने? नहीं, पर अगर आप मैं आपको इनफैक्ट आप बोल रहे हो कि इशिता, मतलब जो कैरेक्टर था इशिता अपने आप को सैक्रिफाइस करती थी, पर मैं आपको ये भी बोलूंगा कि वो तो एक एलिमेंट था, बिकॉज एक टीवी सीरियल है, वो एक पैटर्न है, राइट। लेकिन हमने जब एक सीन किया था कि हमने ये सीन किया था जहां पर रमन इशिता को डिवोर्स देता है, जो टिपिकल सीन ये होता था कि भैया मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो मैं तुम्हें छुटकारा देना चाहता हूं। वो डिवोर्स पेपर साइन करके चला गया था। ये हमने हर शो से हमने ये सीन लिया था, लेकिन हमने बोला था इशिता का
एटीट्यूड बिल्कुल गलत, बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो नॉर्मल सीरियल में क्या होता था, वो बेचारी लड़की रोती थी, मेरा पति मुझे नहीं चाहता, मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ। या इशिता ने बेलन उठाया, झाड़ू उठाया, वो एयरपोर्ट पे गई, उसने रमन की इमिग्रेशन रोकी, उसने उसको झाड़ू से एयरपोर्ट पे मारा और उसने उसको बोला तुम कौन होते हो मुझे डिवोर्स देने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हमने इशिता को ऐसे दिखाया था। हमने एक 7 मिनट का सीन किया था जहां पर इशिता ने एक छोटी बच्ची को गुड टच और बैड टच बताया था। तब टीवी में ये सब कोई नहीं करता था, आज भी नहीं होते हैं वो सीन। और हमें तब उसके बाद पता चला कि हर स्कूल ना, मतलब जो भी हर स्कूल ने, उन्होंने वो सीन सारे पेरेंट्स को भेजे थे एंड दिस वाज हैपनिंग ऑल ओवर इंडिया कि आप एक बच्ची को बताओ गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। और हमने बोला था कि अगर कोई अंकल आपको यहां टच करे, यहां टच करे, और हमने वो सीन इतना अच्छी तरह लिखा था। सो द पॉइंट इज, अगर हम ऐसा कुछ दिखाते थे, पर वहां पर भी इशिता का एक रीजन था कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूं, क्योंकि उसको उस बच्ची से प्यार था। तो हमने एक माँ का वो एलिमेंट लिया था, जहां पर एक ऐसी औरत है जो माँ नहीं बन पाती, पर वो रोती नहीं है उसके बारे में कि मैं माँ नहीं बन पाती हूँ, हाय मेरी किस्मत, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सबको इनफैक्ट बोल रही थी कि मैं माँ नहीं बन पाती हूँ, और उसकी लाइफ में एक लड़की है जिसको माँ की कमी थी। तो फॉर मी यह है मोहब्बतें वाज अ लव स्टोरी बिटवीन इशिता एंड रूही। तो हमने अगर ऐसा कुछ एक दिखाया, हमने उसके 3 सीन ऐसे करे जहां पर इशिता ने ऐसी चीजें करी जो हमने टीवी में कभी नहीं देखी थी, ना उस वक्त ना अभी। मतलब अभी भी वो सब हम सीन्स नहीं देखते हैं। तो मैंने तो अपने सारे शोज में कोशिश की, जैसे भी कहां हम कहां तुम, आप वो मेरा शो आई थिंक 2018-19 लॉकडाउन से पहले था। मुझे आज किसी ने इंस्टाग्राम में उसका वो भेजा, जो हमने एक बहुत अच्छा सीन किया था कि करण ग्रोवर जो डॉक्टर है वो टीवी सीरियल को देखता है, मतलब उसके घर में टीवी सीरियल चल रहा है और वो एक बहुत ही टिपिकल टीवी सीरियल सीन देखता है। दैट सीन वेंट वायरल और वो बोलता है ये क्या बकवास है, ऐसा कहां होता है। एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फनी, मोस्ट हिलेरियस, द मोस्ट आई थिंक वन ऑफ माई बेस्ट रिटन सीन्स। वो सीन वायरल हुआ, मुझे कनाडा, जापान, न्यूयॉर्क, मुझे चैनल ने खुद फोन किया था कि मुझे उन्होंने बोला था कि हमको मिनिस्ट्री से, दिल्ली की मिनिस्ट्री से बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने वो सीन भेजा है, बोला वाह क्या बढ़िया सीन है। सो द पॉइंट इज, मैंने तो अपने शो में हमेशा ये कोशिश करी है कि कुछ ना कुछ अलग करें, पर द पॉइंट इज के वो भी बहुत लिमिटेड है। यू आर नॉट गिवन द फ्रीडम टू मेक द गर्ल और मेक द स्टोरी द वे यू वांट टू मेक इट। बहुत सारे SNP होता है, मार्केटिंग होता है, ये होता है, और मुझे लगता है वो सब जो बोलते हैं ना, I don't understand कि उसका कुछ does it even make sense sometimes? But so you, sorry, I'm interrupting you. No, please. You being a producer, sir, ये मुझे बहुत सारे DM आए जब मैंने पोस्ट किया कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट करने वाला हूँ। From a producer point of view, आपने टीवी प्रोड्यूस किया है, एक्टर्स का पेमेंट जो होता है, मैं बहुत अलग बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ याद है 90 डेज का जो सर्कल है ये क्यों होता है टेलीविजन में बहुत ज्यादा? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, आई एम अ प्रोड्यूसर। मैं पैसों के मामलों में बिल्कुल नहीं जाता, बट आई थिंक इट्स अ रूल, इट्स दे मेड इट। मतलब आई वुड तो लव टू मेक इट 60 डेज, बट आई थिंक वो एक चैनल का भी एक पेमेंट का रोटेशन होता है। चैनल 90 डेज में देता है, सो यू गिव टू द एक्टर्स 90 डेज। But do you feel this is right? Because अगर मैं आज शूट, there are lot of things which are not right. अभी मैं उन सबको चेंज करूंगा ना तो बैंड बच जाएगी। मतलब lots of things are not right. Producers don't have IP rights, which I don't think is right. Okay. I mean, I think producers should be given IP rights. Writers should be given IP rights. आपके shows इतने languages में dub होते हैं, abroad everywhere it is there. Now I think एक effort हुआ है जहाँ पर makers should get IP rights, should get their क्या बोलते हैं उसको, जो भी कॉम्पेंसेशन होता है कि आपका काम अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर जा रहा है, पर वो भी नहीं होता है। तो इस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें गलत है। तो मैं सोचता हूँ कि गलत चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय आप उसको पॉजिटिवली यूज करो और एटलीस्ट यूज अ प्लेटफॉर्म टू टेल अ गुड स्टोरी। सबसे बड़ी गलती ये है कि हम स्टोरीज अलग नहीं बोल सकते हैं। मेरे को तो पहले वो चेंज करना है, एक बार वो चेंज होगा तब सब कुछ चेंज हो जाएगा। बट दिस इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम, आपने कहा मार्केटिंग है, चैनल्स हैं। या बट अभी व्हाट डू यू डू? द पॉइंट इज, मैंने बोला ना कि आप किसी भी चैनल में जाओ, ऑडियंस ही नहीं देखेगा। अरे आपको कैसे पता? हाँ हमारे पास रिसर्च है। अरे कौन सा रिसर्च है ये? मतलब आप ब्रेक द नॉर्म। एंड ऑल्सो नोट, जब किसी ने ट्रेडिशन को तोड़ा है ना, वो शो वर्क किया है। कुछ एग्जांपल जैसे बंदनी, वी डिड अ शो ऑफ 18-year-old गर्ल जिसका प्यार एक 40 साल के आदमी से हुआ। द शो वर्कड। ये है मोहब्बतें। जब सब जगह मार धाड़, हम एक ऐसा शो लेके आए
एकताज विजन, जो उसने वो वी बॉट द राइट्स ऑफ दैट बुक, राइट। एंड मुझे अभी भी याद है एकता ने बोला था संदीप 150 एपिसोड्स की स्टोरी है, 150 एपिसोड्स में शो बंद कर लेंगे, इट्स ओवर। 8 साल चलाया हमने वो शो, मतलब स्टोरी आती गई, हमने कितना वो पंजाबी साउथ इंडियन को करके हमने कितना, मतलब पहली बार मुझे लगता है प्रॉपर साउथ इंडियन फैमिली हमने डिपिक्ट करी थी। राइट। मतलब पहले तो हम वही हर फैमिली या तो गुजराती होगी या तो पंजाबी होगी या तो बनारस या लखनऊ से होगी, बस पहली बार हमने साउथ इंडियन किया कि भैया लेट अस आल्सो शो साउथ इंडिया। सबने बोला नहीं 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 चलेगा, नहीं चलेगा। एकता ने बोला प्लीज शट अप, चलेगा, लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू। सो सी द पॉइंट, द गुड पार्ट विद एकता इज नो, वो उसको फ्री हैंड मिलता है, तो एकता कर सकती है और एकता करती है और प्रूव भी करती है। मतलब मुझे लगता है एकता इज अ लिविंग एग्जांपल कि अगर आपने प्रोड्यूसर को छूट दी तो द प्रोड्यूसर कैन रियली क्रिएट वंडर्स, राइट। बट वो सबको छूट नहीं मिलती है। फिर हमने कसम से किया, कसम से के टाइम पे भी उस वक्त जी वॉज इन अ वेरी वेरी बैड शेप, और हम लोग अगेन विद एकता हम लोग एक 3 बहनों की कहानी लेके आए, वेरी सेंसिटिव स्टोरी, वेरी इमोशनल स्टोरी, इट वर्कड वंडर्स। अभी कहा था, मुझे आज तक उसके डीएम्स आते हैं, मतलब मैंने बोला आज सुबह कब आ रहा है, कहाँ हम कहा, तो वी लव दिस सीन, वी लव दिस सीन, वी लव दिस सीन। और अर्बन स्टोरी, बॉम्बे में थी, हमारी हीरोइन एक टीवी सीरियल एक्ट्रेस थी, तो हमने पूरा टीवी सीरियल का वो एरिया दिखाया था। लेकिन द पॉइंट बीइंग इज के ऐसे शोज और ज्यादा बनते नहीं है, हम वही बनाते हैं कि एक काली लड़की, एक मोटी लड़की, एक गोरी लड़की, एक ये लड़की, एक वो लड़की, लड़की के हम लड़कों के प्रॉब्लम पे जाते ही नहीं है। वी डोंट इवन गो टू द पॉइंट कि भैया लड़कों के भी प्रॉब्लम्स है, नहीं, हमको इंटरेस्ट नहीं है। लड़का वही बेफजूल का एटीट्यूड देता रहता है सबको, स्टबल ग्रो करता है, कलरफुल जैकेट्स पहनता है, सबको एटीट्यूड दे रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है गधा एटीट्यूड क्यों दे रहा है, भाई क्या हो गया तुझे, मैं राय सिंघानिया हुआ है, तू राय सिंघानिया है, तू कोई भी है, चल ना अभी नॉर्मल आ जाना, नहीं, पर वो भैया एटीट्यूड देगा। और लड़की हमारी गरीब होगी, उसे कुछ पता नहीं होता है, उसको दुनियादारी का कुछ पता नहीं है। आज व्हाट इज दिस नॉनसेंस, मतलब मुझसे तो ऐसे शोज, ऐसी स्टोरीज ही नहीं बनती है। राइट सर, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जैसे आपने कहा बातों बातों में कि 150 एपिसोड तक हमने देखा कि ये, एकता ने कहा कि ये बहुत अच्छा जाएगा, तो ये जो स्टार्ट होता है किसी भी शो का, वो 150-200 जो एपिसोड होता है वो बहुत होता है कसा हुआ, बट उसके बाद जब स्टोरी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो छूटता चला जाता है। लाइक अनुपमा, जब वो स्टार्ट हुआ था तो मैंने खुद मेरी वाइफ को कहा था कि वो देखो, और उसने बहुत इंजॉय किया। पर आज मैं उससे कहता हूँ बस कर दे बंद, अब बंद कर दे देखना, तू ये रोज रोज मुझे स्टोरी मत बताया कर क्योंकि वो खींचा जा रहा है। अब वो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, क्रिएटिविटी इज ऑल्सो अ बिजनेस, राइट। तो अभी क्रिएटिविटी कर लिया आपने, अभी बिजनेस, लोगों को बिजनेस भी करने दो। अगर पैसे बन रहे हैं, चैनल पैसे कमा रहा है, प्रोड्यूसर पैसे कमा रहा है, तो यू डोंट वांट टू रियली गेट रिड ऑफ समथिंग जो मतलब जो मुर्गी आपको अंडे दे रही है, आप उसको क्यों मारोगे। तो एक वो भी फिलॉसफी है। लेकिन हाँ, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे लगता है कि मेरी स्टोरी खिंच रही है और मेरे पास अभी स्टोरी नहीं है, मैं खुद जाके बोलता हूँ कि बस अब हो गया, अब स्टोरी नहीं है। कहते हैं आप ये? मैं कहता हूं, मुझे लगता है सबको कहना चाहिए कि बस अब स्टोरी नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि आपको सर उठा के एग्जिट लेना चाहिए, मतलब धक्के मार के कोई लात मारे ऐसा नहीं। मतलब अगर आपका शो समझो 4 है, खैर आजकल कोई ऐसा शो नहीं होता है, पर अगर आपका शो 4 है, उसको 0.6 पे तो मत बंद करो। मतलब उसको इतना तो मत जलील करो कि भैया बेचारा दम तोड़ते तोड़ते बेचारा मर जाए। उसको आपने उसको रिस्पेक्टफुली गुड बाय बोलो ना। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? तारक मेहता पसंद है आपको? आप मेरी बात नहीं मानोगे, मैंने तारक मेहता का आज तक एक पूरा एपिसोड नहीं देखा है। बेस्ट, मैंने भी मैंने एक एपिसोड नहीं देखा, पर मुझे तारक मेहता में जो वाइफ है दयाबेन जो होती थी, मुझे वो बहुत पसंद थी। मतलब मैं जब भी चैनल, उस वक्त तो चैनल सर्फिंग करते थे, मैं जब भी उसका सीन देखता था मैं रोक के देखता था। बट आई जस्ट फील तारक मेहता इज सच अ फैंटास्टिक एग्जाम्पल, क्योंकि तारक मेहता एपिसोडिक है, राइट। तो तारक मेहता एक स्टोरी खींच नहीं रहा है। मतलब मुझे तो लगता है तारक मेहता इज सच फैंटास्टिक क्रिएटिविटी कि भैया आप हर एपिसोड में अलग अलग स्टोरी ला रहे हो, वो क्रिएटिविटी है। पर सब फिर भी कहीं ना कहीं स्ट्रेच हो रहा है। मुझे तो वो स्टार्टिंग के एपिसोड और अभी एपिसोड, जब मैं क्लिप्स देखता हूँ, मैंने पूरा एपिसोड अब कभी नहीं देखा है, मुझे लगता है कि वो बहुत स्ट्रेच हो रहा है, वो कैरेक्टर्स बड़े हो गए हैं। सर कुछ 3-4 हफ्ते पहले टॉप 5 में था, 3-4 हफ्ते में पॉइंट टॉप 5 में था, लोग आज तक देखते हैं। मतलब मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जो घर जाके बोलते हैं कि इट्स अ स्ट्रेस बस्टर। तो आई थिंक इट्स ह्यूमर, ये भी लोग बोल रहे हैं कि भैया इट इज ह्यूमर, राइट। और उसके बाद आप सोच लो कि तारक मेहता जैसा कोई एक सिटकॉम आया ही नहीं है जी, बिल्कुल। किसी ने एक बनाने की कोशिश भी नहीं करी है। हम उसी सास बहू किचन, आज तेल खत्म हो गया, आज पानी गिर गया, आज दिया बुझ गया, कोई मरने वाला है, हम उसी में लगे हुए हैं। और सर एक चीज़ ये है कि जैसे बहुत बात होती है इंडियन टेलीविज़न की और पाकिस्तानी शोज़ की,
यही मुझे लगता है बेसिक चीज़ है कि वो अपने शोज़ के एक लिमिट एपिसोड रखते हैं और वो उस पर छोड़ दे, जैसे आपने कहा कि टॉप नॉच पे जाओ और छोड़ के जाओ ताकि यादगार रहे वो चीज़। और हम उसे खींच रहे हैं और लंबा कर रहे हैं और जिसकी वजह से एक अच्छा शो भी खराब बाद में उसका आइडेंटिटी हो जाती है। मुझे लगता है देखो ऑल्सो ना एक स्टोरी की लाइफ होती है। अगर आपको पता है कि ये स्टोरी चल सकती है, इसमें और स्कोप है, उसमें और स्कोप है, तो आप करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ऑल्सो हमारी जो स्टोरीज है ना, हम लोग जो पाकिस्तानी शोज है मैंने बहुत कम देखे हैं। मैंने जब जो देखा है ना, दे आर कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज। हमारे प्लॉट ड्रिवन स्टोरीज होते हैं हमारे। आप कोई भी कैरेक्टर उठा लो, मुझे आप एक बात बताओ, आपको कौन सा कैरेक्टर पूरी टीवी में अलग लगा है? मतलब हर कैरेक्टर सेम होता है। मतलब जैसे मैंने कुछ टाइम पहले लड़कों की बात करी, लड़कियां भी सेम होती है। हम लोग अलग कैरेक्टर्स नहीं लाते हैं। हम लोग, जैसे मेरा अबोली शो है, उसमें वो जो लड़की थी वो हकलाती है। वो एक ऐसी लड़की है जो हकलाती है, जिसके सौतेले माँ बाप है, लेकिन उसके अंदर एक ड्रीम है कि मुझे एक दिन एक लॉयर बनना है। तो मेरे लिए वो एक कैरेक्टर हुआ। वो लड़की घर में कुछ नहीं बोलती है, लेकिन बाहर अगर किसी ने बदतमीजी करी ना, तो वो उसको बोलती है, ए हाथ मत लगाना। वो लड़की ऐसी है, पर घर में वो सर झुकाती है। और जब उसको हीरो पूछता है तो ऐसा क्यों है, बोलते हैं अपनों से कौन झगड़ा करता है। मतलब हम लोग सब बाहर, मतलब हम जो बाहर होते हैं हम घर में नहीं होते, मतलब यू नो हाउ इट इज। तो मुझे वो एक कैरेक्टर अच्छा लगता है कि यू नो एक कैरेक्टर होना चाहिए। एंड मैंने पाकिस्तानी जो भी शोज देखे उसके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। जेलसी, किसी में एंगर होता है, किसी में मतलब इनसिक्योरिटी होती है। वो कैरेक्टर्स हम हमारे शो में खेलते ही नहीं है। और अगर हम खेलेंगे भी ना, उसको उसका जो प्रेडिक्शन, जो उसका डिपिक्शन है, वो बहुत ही घिसा पिटा होता है। मतलब वही सेम स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है। पाकिस्तानी शोज की राइटिंग अलग होती है। हर शो की राइटिंग ना अलग होनी चाहिए। हमारे शोज की राइटिंग भी सेम है। आप हॉरर शो बनाओ, आप इमोशनल शो बनाओ, आप कॉलेज शो बनाओ, आप कोई भी शो बनाओ, खैर अभी तो कॉलेज शो बनते ही नहीं है, सबका सेंटर फोकस होगा घर परिवार। जी। जब कुछ साल पहले हिप हो रे शो आता था जी टीवी पे, मतलब आप जी टीवी का एग्जाम्पल देख लो। एक टाइम पे हसरते आता था, हिप हो रे आता था, तारा आता था। तीनों की तीनों शोज अलग, तीनों की दोनों बनेगी अपनी बात। सारे शोज की राइटिंग अलग होती थी। मैंने एक शो अभी एक चैनल को पिच किया था कि एक लड़की है जो छोटे शहर से बॉम्बे आई है, वो लोखंडवाला में अपनी 3 फ्रेंड्स के साथ रहती है। नहीं फैमिली, ऐसे फैमिली है उसकी लखनऊ में होगी। नहीं तो शो कैसे चलेगा? आज बॉम्बे में कितनी लड़कियां हैं जो फ्लैटमेट्स रहती हैं, अपना करियर बनाने आती हैं, उनकी भी एक स्टोरी है। अच्छा शादी कब होगी? ऐसे शादी नहीं होगी, रुको ना, क्यों रुको? नहीं, लेट्स हियर समथिंग एल्स। और जब तारा इतना सक्सेसफुल चला था, स्टोरी ऑफ 3 विमेन हु केम टू बॉम्बे, और तारा का रोमांस एक मैरिड आदमी के साथ हुआ था, तब किसी ने नहीं बोला था कि अरे बाप रे, अभी तो नहीं, लड़की का रोमांस एक मैरिड आदमी के साथ नहीं हो सकता, लड़की गलत होती है। हम लोग बहुत जजमेंटल हो गए हैं। ये इंस्टाग्राम जितना आया है ना, मतलब इसने आज जय हिंद क्यों नहीं बोला, इसने आज भारत का झंडा पोस्ट क्यों नहीं किया, ट्रोलिंग शुरू हो जाती। अरे भाई चुप रहो, नहीं करना है, नहीं बोलना है जय हिंद, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा रूल है? मतलब आपको पेट्रियोटिज्म, आपको फैमिली वैल्यूज आपको पोर्ट्रे नहीं करना है, आप दिल से भी कर सकते हो ना। मतलब यू डोंट हैव टू मेक एवरीथिंग। मतलब मैं कभी कभार ना वो देखता हूँ, पैप्स को देखता हूँ। मतलब अगर एक एक्टर अपनी माँ को, उसने सिर्फ ऐसा दरवाजा खोला, ओ माय गॉड लुक एट हिम ही सो हम्बल। अरे वो माँ के लिए दरवाजा खोल रहा है, वो हम्बल नहीं है, वो बेसिक है। मतलब हमने ना सब छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा चौड़ा के रखा है ना, तो इसलिए मैं तो इंस्टाग्राम पे जितना कम जाऊं उतना बेटर है मेरे लिए। तो आई जस्ट फील वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट सोसाइटी। आपको लगता होगा मैं थोड़ा पागल हूं, पर भैया मेरी यही सोच है। तो आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आई डोंट बिलीव इन ऑल। मतलब मेरी पीआर मेरे पीछे पड़ती रहती थी, पोस्ट करो सब नहीं करना है, पोस्ट कुछ है ही नहीं पोस्ट करने को, क्या पोस्ट? नो जस्ट गो आउट एंड पोस्ट अ पिक्चर। से नहीं होता पिक्चर, मैं नहीं करूंगा पोस्ट। सर आप ठीक है, जमाना पागल है। नहीं, मुझे वेल दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ सेइंग। लोग बोलेंगे बड़ा अपने आप को समझता है। भाई देखो, मैंने एक चीज हमेशा लाइफ में सीखी है और करी है, ना बदले थे, ना बदलेंगे, ना बदलूंगा। तो जैसा हूं वैसा हूं, टेक इट और लीव इट। यू लाइक मी, टेक मी, यू डोंट लाइक मी, go get it. I don't need you. एडुकेट मी ऑन दिस, बिकॉज आप जो टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चैनल प्रोडक्शन, बहुत लोगों को नहीं पता। एडुकेट मी ऑन दिस। अगर किसी इंसान को प्रोड्यूसर बनना है, व्हाट इज अ वे आउट?
कैसे स्टार्ट करे कोई? अगर आपको एक प्रोड्यूसर बनना है तो सबसे पहले आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए. ठीक है. You have to approach the channel. ठीक है. चैनल मींस OTT चैनल्स? No, channels are TV channels. TV मतलब it depends upon आपको कहाँ पर. Medium, okay. If you want to do an OTT show, then you do. They are called platforms. ठीक है. Like you consider Netflix, Amazon, Jio Hotstar. They are platforms. ठीक है. Colors, Star, Z. They are TV channels. I mean that's how it goes. Got it. So you approach. You are normally आपकी मीटिंग किसी EP से होगी या आपकी मीटिंग किसी क्रिएटिव बंदे से होगी जो आपका कॉन्सेप्ट सुनेगा. अगर उसे कॉन्सेप्ट सही आया फिर आपकी मीटिंग शुरू होगी. फिर आप 7, 8, 9 महीने उस शो को डेवलप करेंगे, स्क्रीन प्ले करेंगे, ये करेंगे, पूरी टीम बैठेगी, ये होगा वो होगा. और अगर पहले दिन रेटिंग नहीं आई तो पूरा जिम्मेदार है आपके ऊपर. अरे चेंज करो शो. पहले दिन से? पहले दिन की अगर रेटिंग नहीं है, अरे बाप रे ये चेंज करना है, अरे ये चेंज, अरे ये नहीं वर्क किया, अरे ये नहीं वर्क किया, अरे ये नहीं वर्क किया. तो मुझे वही लगता है. और फिर 3 महीने में शो बंद हो जाएगा. इतना जजमेंट है? हाँ, 3 महीने में शो बंद. टाइम मिलेगा ही नहीं. डे 1 भी बोल देंगे कि नहीं चलेगा. नहीं, डे 1 से ही प्रेशर शुरू हो जाएगा. ओके, ओ वी डिडंट रेट, ओ वी डिडंट रेट, ओ वी डिडंट रेट, ओ द रेटिंग इज नॉट गुड, ओ द नो वी डोंट वांट यू टू टेक स्ट्रेस बट द रेटिंग इज नॉट गुड, द रेटिंग इज नॉट गुड, बट द स्ट्रेस इज देयर. राइट. यू आर स्ट्रेस्ड ऑल द टाइम. जो गलत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ वो गलत है. आप अपने शो में कुछ चेंजेस कर सकते हो. ऑफकोर्स कभी कभी कुछ अच्छा ये ऑडियंस को पसंद नहीं आया, आप चेंज कर सकते हो. देखिए ये ना एक दो धारी तलवार है. इट वर्क्स गुड ऑल्सो क्योंकि टेलीविजन एक ऐसा मीडियम है कि आप चेंजेस कर सकते हो. हमने की है. हमारा एक शो था जो मैंने राजन जी के साथ किया था, अमृत मंथन, जो बंद होने वाला था. लेकिन फिर हमने स्टोरी चेंज करी और वो शो मतलब सालों साल चला उसके बाद. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये गलत है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप 7 महीने काम कर रहे हो एक शो पे और अगर प्रोड्यूसर वही कर रहा है जो चैनल बोल रहा है कि ये करो वो करो, तो इवेंचुअली जब शो बंद होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रोड्यूसर पे क्यों होती है, चैनल पे क्यों नहीं होती है? जो पूरी टीम जिसने बोला है कि नहीं इसको कास्ट करो, इसको कास्ट नहीं करो, नहीं ये वर्क करेगा, नहीं वो वर्क करेगा, इवेंचुअली बुरा कौन हो जाता है? प्रोड्यूसर. अरे प्रोड्यूसर को शो बनाना नहीं आता. अरे प्रोड्यूसर ने अपने हिसाब से तो नहीं बनाया था, आपकी पूरी टीम थी उसके साथ. तो ये एक गलत पॉइंट है. लेकिन चलो, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यू हैव टू मीट, यू हैव टू गेट इट अप्रूव्ड, एंड एक बार आपको वो ग्रीन सिग्नल मिलता है, देन यू स्टार्ट योर प्रोडक्शन एंड स्टफ लाइक दैट. ओके. कुछ एंग्स्ट है आपको अबाउट इंडस्ट्री और सम पीपल? कुछ भी ऐसा एंग्स्ट है कि आपको वो स्पेस नहीं मिल पाई? नो, मुझे ऑफ कोर्स एंग्स्ट है बिकॉज व्हाट आई सी अराउंड मी अपसेट्स मी. मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं आज तक मैंने ऐसा कोई शो नहीं देखा है जो मैं सोचूं वाह आई विश आई कुड डू दिस. सी, अ सक्सेसफुल शो डज नॉट मीन इट्स अ गुड शो, एंड अ शो दैट डिड नॉट वर्क डज नॉट मीन इट्स अ बैड शो. राइट. इट्स एज सिंपल एज दैट. मतलब आप अंदाज अपना जब पिक्चर रिलीज हुई थी वो बॉक्स ऑफिस में सक्सेसफुल नहीं थी जी. आज वो एक कल्ट फिल्म है. बिल्कुल. लेकिन हमारे टीवी में ऐसा कुछ भी नहीं होता. हमारे टीवी में अगर रेटिंग नहीं आई तो प्रोड्यूसर खराब, शो खराब, एवरीथिंग खराब. रेटिंग आई तो मतलब आपकी जितनी भी घटिया स्टोरी होगी ना, नहीं ये अच्छा, यही करो, यही करो, यही करो, यही करो, वहां पर मुझे प्रॉब्लम है. क्योंकि हम ऑडियंसेस को ना नया कुछ देते हैं, ना ही हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या हम कोशिश करते हैं कुछ नया लाने की. ओके. पॉइंट इज ऑल अबाउट दैट. क्रिएटिविटी इज समथिंग दैट चेंजेस एवरी डे. अगर आप टाइम्स के साथ चेंज नहीं होगे, आप पीछे रह जाओगे. और आज शायद इसी वजह से टीवी को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए. राइट. मतलब मैं एक यूट्यूब देखता हूँ, बहुत ही आई थिंक ही इज फैंटास्टिक इन व्हाट ही डज. पर मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि जब भी उसको कुछ वो फिल्म के रिव्यूज करता है, उसको जब भी कुछ बुरा बोलना होता है ना, ही कंपेयर्स इट टू टीवी एंड आई फील वेरी बैड. ओके. राइट. वो बोलता है कि ओ माय गॉड, इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स इतने खराब थे, मुझे लगा था आई एम वाचिंग अ टीवी सीरियल. और मुझे तब बहुत बुरा लगता है कि मुझे लगता है कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है. मतलब हर घर में अगर टीवी होगा, और अगर हमारी आप पॉपुलेशन देखो, पता नहीं करोड़ों अरबों लोग हैं, हर घर में एक टीवी है. आप आपका रीच देखो, आप हर घर में जा सकते हो. आप में एक पावर है टू चेंज थिंग्स, आप में पावर है टू चेंज सोसाइटी. मतलब मीडिया इज सच अ पावरफुल वेपन. अगर उसको सही यूज किया तो आप काया पलट कर सकते हो. आप कर क्या रहे हो उसके साथ? आप वही कहानियां बता रहे हो. मतलब वही LGBTQ, मतलब लोगों को पता तो लगना चाहिए. बात आज कितने लोग हैं उनको पता भी नहीं प्रॉब्ली LGBTQ क्या है. मतलब देयर आर सो मेनी पीपल हु प्रॉब्ली डोंट इवन नो कि ओ एम आई गे और एम आई लेस्बियन और एम आई बाइसेक्सुअल, दे डोंट इवन नो. और जब हमारे पास इतना पावरफुल मीडियम है जो
हॉलीवुड में होता है, जो वेस्ट में होता है। मतलब लोग टीवी देख के समझते हैं, लोग टीवी देख के सीखते हैं, लोग टीवी देख के दे रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग। पर आज इट्स ऑल अबाउट कि भैया ये शो चलना चाहिए, ये शो वर्क करना चाहिए, बिकॉज उस पे प्रोड्यूसर के पैसा लगा हुआ है, नौकरियां निर्भर है, मतलब हम वी कैन नॉट लूज द रैट रेस एंड ऑल। ये जो डर है, ये जो एक फियर है, आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम। बट फ्यूचर क्या है टीवी का आपके हिसाब से? अगर भी आगे क्रिएटिविटी, अगर स्टोरीज चेंज नहीं हुई, इसी अगर हम धरे से चलते रहे, क्या टीवी इवॉल्व होगा या हम? टीवी को इवॉल्व होना है और वो हमें ही करना है। मतलब या तो कोई एक ऐसा इंसान आए और बोले कि चलो पूरा चैनल नहीं, एक स्लॉट, मैं एक स्लॉट चेंज करता हूँ, एक स्लॉट को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वीकलीज करो, पाकिस्तानी शोज वीकलीज, राइट। ये डेली का चक्कर, और फिर उसके बाद मंडे टू संडे, मतलब इट इज फिजिकली, मेंटली, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू चर्न आउट सो मच ऑफ थिंग एवरी डे। फिर आपका यही होगा, छपाई होगी कि भैया चलो एपिसोड डालना है, एक फैक्ट्री। द पॉइंट इज टेलीविजन आज एक फैक्ट्री बन गया, राइट। वो स्टोरी टेलिंग नहीं रही है। पर मेरे लिए जो एक्साइटमेंट है वो है स्टोरी टेलिंग। आई मीन आई लव स्टोरी टेलिंग। तो मैं इस लाइन में, और मैंने बालाजी में यही सीखा है, मैंने बालाजी में स्टोरी की इंपॉर्टेंस ही सीखी है। मतलब बालाजी में एकता हमेशा स्टोरी पे इंपॉर्टेंस देती थी, मतलब वो हमारे साथ इतनी क्रिएटिव मीटिंग्स करती थी, तो वो एकता के साथ ना स्टोरी की इंपॉर्टेंस दिमाग में ऐसी घुसी हुई है ना कि अभी वो ही चलता है कि नहीं, स्टोरी 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 चलनी चाहिए। सर आप नागिन के उसमें भी थे क्या? नहीं, मैंने नागिन नहीं, मैंने कवच किया था। अच्छा। और उसके पहले मैंने एक हॉरर शो किया था, कोई आने को है, जो बहुत बढ़िया चला था, बहुत फैंटास्टिक था। मैंने नागिन नहीं किया कभी। नागिन के पीछे क्या थॉट्स था एकता का, कि क्योंकि हम बातें इतनी कर रहे हैं कि टीवी को और इस तरह के, जब नागिन जैसा शोज आता है और उसमें जिस तरह की सीन्स या जिस तरह की चीजें दिखाई जाती है, उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, मैंने पूरा शो कभी देखा नहीं है, पर मुझे सीजन 1 अच्छी तरह याद है, जिसमें आई थिंक मौनी थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट कि फिल्म के टाइप था, वो लोगों को मार रही है। पर फिर उसके बाद मुझे लगता है कि मैंने जैसे बोला, इट्स द बिजनेस। तो अगर आपके पैसे बन रहे हैं, अगर आपको गुडविल मिल रहा है, सो व्हाई नॉट, मतलब करो ना, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। बट मुझे एक बात तो पक्का पता है, मुझे इतनी गारंटी है एकता में कि वो जो भी नागिन बनाती है ना, वो हमेशा अलग बनाती है, मतलब कुछ ना कुछ तो अलग होता है उसमें। एंड आई थिंक इट्स हर मैजिक दैट यू वांट टू सी व्हाट शी कम्स अप विद। सो आई थिंक, लिसन, मुझे लगता है जहां एकता कपूर है ना, उसको आप कुछ पूछ ही नहीं सकते, बिकॉज ये पूरी इंडस्ट्री उसने चलाई है। मतलब ये आज जो पूरी इंडस्ट्री चल रही है, जो इतने लोगों के घर चल रहे हैं, जो इतने लोगों के प्रोडक्शन हाउसेस खुले हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ वन कंपनी कॉल्ड बालाजी टेलीफिल्म्स एंड वन शो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो मुझे लगता है कि एकता को तो 1000 खून माफ है। मतलब उसने लोगों को करियर्स दिए हैं, उसने लोगों को घर दिए हैं, उसने लोगों को, मतलब शी इज रेवोल्यूशनराइज टीवी। द सैड पार्ट इज कि उसके बाद किसी और ने रेवोल्यूशनराइज नहीं किया, वो प्रॉब्लम है। क्या थॉट था आपका जब क्योंकि सास भी बहू थी आप स्टार्ट कर रहे थे? क्या इनिशियल थॉट था उसमें? नहीं, मैं तो जब बालाजी मैंने ज्वाइन किया था, तब ये सब शोज ऑलरेडी ऑन एयर आ चुके थे, ऑलरेडी ऑन एयर थे। और मैं क्योंकि सास भी कभी बहू देखता था, मैं कहानी घर गदी देखता था, और तो उस वक्त मुझे एक्टर बनना था। अच्छा। तो मुझे तो ये लगता था कि बस एकता कपूर एक बार देख ले मुझे, और मुझे किसी शो में चाचा, अंकल, ब्रदर का रोल दे दे, बस लाइफ सॉर्टेड है। जो इवेंचुअली उसने किया, मैंने एकता के साथ 5 शोज में काम किया, मतलब एज एन एक्टर, और कुछ 6-7 शोज एक पॉइंट पे मैं क्रिएटिव हेडिंग करता था, तो वो हुआ जी। लेकिन आई थिंक एकता's thought must have always been to, I'm telling you, she's a great storyteller, right? और उसकी स्टोरी सेंस, मैं भी कभी कभी जब मैं कोई शो पिच करने जाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि ये है मेरी स्टोरी। जैसे 2.5 किलो प्रेम जब मैंने बनाया था, मेरा पहला शो एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, तो मैंने उसकी स्टोरी सुनाई थी, संदीप इज वेरी गुड, यू मस्ट मेक इट। उसका स्टोरी सेंस और उसका म्यूजिक सेंस अनटचेबल। मतलब मैं उसको, मेरा एकता के साथ एक डील है कि मैं जब भी फिल्म बनाऊंगा, म्यूजिक यू विल टेक केयर। और उसने बोला यस, म्यूजिक विल बी बाय हेड। म्यूजिक उसके हर फिल्म की, मतलब क्या गाने हैं यार। उनकी खुद की इन्वॉल्वमेंट होती है बहुत, उसका म्यूजिक सेंस बहुत बढ़िया है। ओके मुझे पता है मुझे कितनी गालियां पड़ी है बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, संदीप चेंज द बैकग्राउंड म्यूजिक, कम ऑन संदीप मेक इट बेटर। तो उसका म्यूजिक सेंस, उसका स्टोरी सेंस और म्यूजिक सेंस इज अनमैचेबल, कोई हाथ नहीं लगा सकता उसको। आपने एक्टिंग का जिक्र किया, आपने 2 फिल्मों में भी काम किया है। नहीं, बहुत सारी, बट 2 जो मेरी फेवरेट फिल्म है वो भट्ट कैंप की फिल्म है। मेरी 4 फिल्में भट्ट कैंप की है।
मुझे और किसी ने लिया ही नहीं काम, सिर्फ भट्ट साहब ने दिया। तो आपकी फिल्म थी मर्डर 2, जी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, निर्मला पंडित आपका जी हाँ। नाम था। अमेजिंग कैरेक्टर। थैंक यू। मतलब मैंने वो फिल्म देखी थी और मुझे अभी तक आपके वो विजुअल्स जो हैं वो याद है। थैंक यू। तो ये भट्ट कैम से दोस्ती कैसे हुई आपकी? ऑनेस्टली सीधा ऑडिशन था। मैंने उनके साथ पहली फिल्म करी थी वो लम्हे, जो कंगना की भी फर्स्ट फिल्म थी। ओके। तो आपने ऑडिशन दिया था? हाँ, तो मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर ने फोन किया था कि आप ऑडिशन देंगे। मैं बोला हाँ, और तब मैं बालाजी में क्रिएटिव हेड था। जी। तो ऐसे हाँ मैं जरूर दूंगा ऑडिशन। मैंने ऑडिशन दिया, आई गॉट सिलेक्टेड। मोहित सूरी वॉज द डायरेक्टर। फिर उसके बाद वो लोग राज 2 बना रहे थे, तो मुझे सेम कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया कि मोहित ने बोला है कि आपको ऑडिशन करो। ओके। तो मैंने वो ऑडिशन किया, आई गॉट थ्रू, राज 2 किया। फिर उसके बाद जब मर्डर 2 किया तब मोहित ने मुझे डायरेक्टली फोन किया। तो आई सेड मोहित ऑडिशन नहीं देना, इसी संदीप इफ आफ्टर डूइंग 2 फिल्म विद यू आई आस्क यू फॉर एन ऑडिशन देन शेम ऑन मी, आई नो यू कैन डू दिस। तो वैसे हुआ। और पर इन सब से पहले ना मैंने आदेश श्रीवास्तव जो लेट म्यूजिक डायरेक्टर है, मैंने उनके साथ एक शॉर्ट फिल्म करी थी। शॉर्ट फिल्म की थी? जी हाँ। किस टाइम की बात है ये 2004 या 5 उस टाइम पे शॉर्ट फिल्म? जी हाँ, इट वाज अ फिल्म कॉल्ड सना। ओके। आपने ब्लैक फिल्म देखी है? जी जी। तो ब्लैक में जो रानी मुखर्जी की जिसने वो छोटी रानी मुखर्जी का रोल किया था, वो लड़की थी उस फिल्म में। सीमा बिस्वास, मैं, गजेंद्र यादव, ओके, मैं और वो लड़की। इट वाज अ स्टोरी अबाउट चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, और वहां पर मैंने ट्रांसजेंडर का रोल किया था। तो वो एक्चुअली मेरा फर्स्ट थिंग था। और यू नो इट्स सो फनी कि वो फिल्म को मुझे लगता है 19-20 साल हो गए हैं जी। और अभी कुछ आई थिंक 2-3 साल पहले मैं जिम में था इधर बैंड्रा में, अपना वर्कआउट कर रहा था, और मैंने एक लड़की को देखा जो अभी 20-21 की होगी जी। और मैं उसको देख रहा था, मुझे लगा था ये वही है जो जिसने रानी मुखर्जी का वो छोटा सा वो रोल किया था। तो मैं उसको देखे जा रहा था। फिर उसका जिम खत्म हुआ तो मेरा भी हुआ, एंड आई केम इनटू द लिफ्ट, और मैंने उसको बोला, लिसन, आर यू द गर्ल हु डिड ब्लैक? And she said, are you Sandeep? And I said, I said, yes. And we hugged. She says, my God. She says, it was so beautiful. She said, I'm looking at you thinking, this is Sandeep. And I said, you still remember me? She said, yes. Because as a child, मतलब मैंने उसके बाल खींचे थे, मतलब बहुत ही gruesome था. It was a show, it was a role about मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, मैं इस लड़की के साथ इसको जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन कराता हूँ जू बीच पे. It was a very good film. वो कहीं यूट्यूब कहीं भी नहीं है, मतलब कहीं भी देख नहीं सकते उस फिल्म, कहीं नहीं। मुझे याद है उस वक्त मधुर भंडारकर एक फिल्म बना रहे थे और उन्होंने मुझे कास्टिंग के लिए बुलाया था। मैंने उनको डीवीडी दी थी, उसके बाद वो डीवीडी वहां से कभी आई नहीं है। तो मुझे याद है उनके पास थी वो डीवीडी जी। तो वो फिल्म थी। एंड देखा जाए तो मेरे पहले डायरेक्टर आदेश सर थे, जिन्होंने मुझे बहुत ब्रिलियंट एडवाइस दिया था। हुआ क्या था ना कि उसमें ना हमको एक वो भी सीन करना था। हम लोग जू सर्कल है ना, क्योंकि शॉर्ट फिल्म थी तो बजट तो था नहीं, तो जू सर्कल पे कैमरा, वहां पर एक जिम है, अगर आप देखो जू सर्कल के ऑपोजिट एक जिम है जो जिसके वो ग्लास थिंग है, यू कैन सी आउटसाइड। तो कैमरा वहां था और सीन ये था कि मैं वो लड़की को पकड़ के सड़कों पे गाड़ियों से भीख मंगवा रहा हूँ और मैं एक ट्रांसजेंडर के गेटअप में था, ये लड़की थी और कोई डायलॉग्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और आदेश सर ने बोला कि कुछ भी हो जाए, दंगा वंगा कुछ भी हो जाए, यू हैव टू हैंडल इट, जस्ट डू इट, मतलब देयर इज नो डायलॉग्स, इट इज अ मोन्टाज। अभी इसमें से अगर किसी ने गाड़ी से उतर के तुमको मारा कि अरे तुम क्या कर रहे हो लड़की, तुमको मैनेज करना है। और हम तो थिएटर के थे, मतलब आई हैव डन थिएटर फॉर 20 इयर्स, तो ये चैलेंज तो बड़ा बढ़िया था कि अरे यार हम तो इम्प्रॉम्प्टू एक्टिंग कर रहे हैं, और वो किया था। और मुझे अच्छी तरह याद है, उसके एक दिन पहले मैंने एकता को बोला था कि आई एम गोइंग टू बी शूटिंग एट जू सर्कल। तो एकता से बहुत टाइम था, ऐसे अराउंड 2:33 आई थिंक इज द यूनिट। मैं हम लोग टेक के लिए जा रहे थे और एकता की गाड़ी आई और एकता ऐसे कर रही थी मेरे को, और आई सेड शिट, और वो एकता बोली आई पर्पसली केम टू सी यू। आई सेड शिट, आई सेड प्लीज डोंट वेट, और वो चली गई। शी डिड दिस एंड शी वेंट अवे, वो तो वो रुकी रही। She told me, उसके बाद मैं ऑफिस गया, सैंडी यू आर लुकिंग सो गुड, फैंटास्टिक, आई वांट टू सी द फिल्म एंड ऑल दैट। मैंने उसको भी नहीं दिखा बिकॉज वो डीवीडी चली गई। तो उस वक्त मेरे को आदेश सर ने, जब मैं पहले दिन शूट कर रहा था ना, तो मैंने पूरी साड़ी वाड़ी पहनी थी, लेकिन मैं पूरा गाउन वाउन पहन के सेट पे आया। और मेरे को आदेश सर ने बोला कि व्हाई यू वेयरिंग अ गाउन? ऐसे नहीं, तो ही आर यू कॉन्शियस वेयरिंग अ साड़ी? यस। ही से नहीं, तो फिर आज शूट नहीं करते हैं। अच्छा, क्या हो गया? सी संदीप, यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ अ हिजड़ा। अगर तुम साड़ी से कॉन्शियस हो गए तो तुम एक्टिंग क्या करोगे? मतलब
आई वॉन्ट एन एक्टर जो फ्री है। और वहीं से मैंने तुम्हारा प्ले देखा, उन्होंने मेरा एक प्ले देखा था पृथ्वी पे, ब्लैक विथ इक्वल। उसके बाद उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। तो उन्होंने बोला था कि आई हैव सीन योर प्ले, यू आर सो गुड, मतलब लेट्स शूट टुमारो। तो मुझे बड़ा ऐसे नहीं सर, गिव मी 10 मिनट्स। जी। मैं वैनिटी वैन में गया, मैंने गाउन उतारा, मैंने मिरर में देखा, मैंने अपने आप को सही कैसे नहीं, मैंने बोला मुझे प्लीज पान मंगा के दोगे कोई? तो पान आ गया सेट पे, और मैं बाहर आया, मैंने फुल मतलब पान खा के ऐसे सर शुरू करे, एंड ही सॉ मी सेज यस नाउ यू आर रेडी। तो यू नो मुझे मेरा फर्स्ट जो लेसन था वाज फ्रॉम आदेश सर, आई नेवर फॉरगेट इट। एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली व्हेन आई डिड मर्डर 2, तो मैंने भट्ट साहब को ये बताया था जी। तो मैंने भट्ट साहब को बोला था कि आई विल वांट पान, एंड यू नो कुछ वो ग्लेज मैंने यू नो खुद डाले थे जो एंट्री है, जो मोहित को बहुत अच्छे लगे थे। तो हाँ, मतलब आजकल मुझे बहुत सैड लगता है कि जब हम एक्टर्स को अप्रोच करते हैं रोल्स करने के लिए, आधे से ज्यादा तो करना नहीं चाहते, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि भैया यू शुड गो आउट देयर एंड एक्सप्लोर ना। मतलब एक्टिंग इज एक ऐसा नशा है जो कभी नहीं उतरता है। मतलब मुझे आज भी कोई अच्छा रोल दे, आई एम मोर देन हैप्पी टू एक्ट। अगर आप मुझे पूछोगे प्रोड्यूसर और एक्टर, मैं हमेशा बोलूंगा एक्टर, हमेशा बोलूंगा एक्टर, बिकॉज आई थिंक इट्स, मतलब मुझे लगता है कि जो एक्टर्स होते हैं ना वो गॉड्स फेवरेट होते हैं, क्योंकि उनको एक जीवन में इतने किरदार बनने का, इतने किरदार निभाने का चांस मिलता है। मतलब आपको 30 साल की उम्र में 60 साल बनने का कब मौका मिलेगा? आपको 60 की उम्र में 30 नहीं, थोड़ा क्रिंज है लेकिन हाँ आज वही हो रहा है। आपको कब चांस मिलेगा? मतलब मुझे ट्रांसजेंडर बनने का कभी मौका नहीं मिलेगा, मुझे पंडित बनने का कभी मौका नहीं मिलेगा। मतलब हर फिल्म में मैंने किरदार जो किया है वो निभाया है, उसे जिया है। तो मुझे लगता है एक्टर्स आर गिफ्टेड पीपल हु लिव मेनी लाइव्स in one life. Right. So I think for me it's like a prayer. For me acting is like ibadat, prayer. It's the most sacred thing for me. राइट। बट आप उस पोजीशन पे हैं, जैसे आपने कहा आपको क्रिएटिव काम करना है, बट चैनल्स हैं जो बोलते हैं कि ये करो, एक फिक्स पैटर्न है। नहीं, सब चैनल्स नहीं, सब नहीं कहते हैं, पर आप उस पोजीशन में हो कि यू कैन मेक योर ओन इंडी फिल्म्स, राइट, एंड एक्ट इन इट। हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? Yes I have. फिर मुझे लगता है कि भाई कोई पैसे डाल दे, बिकॉज इवेंचुअली एज आई सेड इट कम्स डाउन टू बिजनेस, बिजनेस मनी कम्स डाउन टू बिजनेस, राइट। एंड मेरा बिजनेस सेंस जीरो है। इसके लिए सॉल है, फजीला कामना मेरे पार्टनर्स है जो बिजनेस हैंडल करते हैं। वो बोलते हैं कि यू डोंट वरी, वील मैनेज एवरीथिंग। तो मुझे तो पता भी नहीं होता कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है, मैं वो अकाउंटेंट फोन करके बता देता है हमें, चलो ठीक है। मेरे ये बुक्स ऑफ अकाउंट कुछ पल्ले नहीं पड़ता, मनी वाइज बहुत जीरो है। मुझे से पता है कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, बस उतना पता है, मैं वही करता हूँ बस जी। तो द पॉइंट बीइंग इज के अगर हाँ, पर आई एम वर्किंग ऑन समथिंग जहाँ पर मिनिमल बजट में आई वॉन्ट टू डायरेक्ट माई फिल्म, एंड मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बात भी करी है। होपफुली वर्कआउट हुआ तो मे बी बाय दिस बर्थडे, बाय सितंबर समथिंग आई शुड शूट। मुझे एक बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है जिनका मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ जी। जिनसे मैं आई थिंक स्टार्टिंग से, जब से मैंने उनको स्क्रीन में देखा है, मैं उनसे बेहद प्यार करता हूँ, और आज वो मेरी फ्रेंड बन गई हैं। तो मैंने उनको बोला है और उन्होंने बोला है कि यस आई विल वर्क विथ यू। कौन है? छोड़ दो, रहने दो, वो नाम वाम छोड़ दो। शिल्पा शिरोडकर, आई थिंक शी इज फैंटास्टिक, सो शी टोल्ड मी यस आई विल डू इट फॉर यू। तो एक तो एक्टर आ गई, वाओ, तो लेट्स सी, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई रियली विश। अच्छा, टेल मी वन थिंग, एडुकेट मी ऑन दिस कि एक प्रोड्यूसर, टीवी प्रोड्यूसर, बॉल पार्क नंबर, आई डोंट वांट टू गो कि कितना पैसा कमाता है, बट जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो कैसे आते हैं प्रोड्यूसर के, और कितना एक बॉल पार्क नंबर जो है जनरेट इनकम हो सकती है? नहीं, आप महल खड़ा कर सकते हो, क्योंकि आपको जो बजट मिलता है ना उससे आप आधे तो प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो पहले दिन से बचाते हैं। नहीं खुद जेब में डालते हैं? नहीं, मतलब नहीं जेब में नहीं। आपका अगर समझो बजट 7 लाख है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स बोलते हैं कि नहीं 4-5 लाख में खत्म करो, 4-5 लाख में शो बना दो, ठीक है। बट द पॉइंट बीइंग इज, तो और अगर शो लंबा चला तो फिर आपका क्या होता है ना, जब आपका शो बहुत लंबा चलता है तो इट वर्क्स ऑन, मतलब एक फैक्ट्री जैसे बोलते हैं, जितना आप ज्यादा आउटपुट दोगे तो उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता रहता है। तो अगर आपका शो बहुत सालों तक चला तो आप, मैं बोल रहा हूँ, महल खड़े कर सकते हो, लेकिन अगर आपके शो 3 महीने में बंद हो गए तो आप सड़क पे भी आ सकते हो। सो इट इज लाइक दैट। सो माई पॉइंट इज, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सॉल है, मेरे को ऐसी कुछ समझ नहीं है। अगर कोई मुझे बोलेगा 7 लाख है आप जाके बना दो, मैं 12 लाख स्पेंड करके आऊंगा,
तो मेरा वो है, तो आई नीड अ बैलेंसिंग प्रोड्यूसर, उसे नहीं भैया ऐसा मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो या द पॉइंट इज स्काई इज द लिमिट, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टीवी इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल from OTT film. I think if you have a long running show on TV, you're making much more money than probably what even film people are making. सर एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जैसे कि जितने भी पुराने आर्टिस्ट लाइक हमने दिव्यांका जी का भी किया था इंटरव्यू, तो जब हम उनसे पूछते तो बोलते हैं ये जो हमारा शेड्यूल होता है 12 से 12, वो कहने को 12 से 12 होता है लेकिन वो 14, 16, 18 घंटे तक चले जाता है, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, हेल्थ ख़राब होती है और मेंटल हेल्थ भी जाती है, फिजिकल हेल्थ भी जाती है, और प्लस कहीं ना कहीं अब वो एक स्टेज आया कि वो प्रोजेक्ट चूज़ करने से पहले बहुत ज़्यादा चूज़ी हो गया कि मुझे अपना ध्यान रखना है, ना कि इस प्रोजेक्ट का पार्ट बन के वही उसी रिपीटेटिव में जाना है। आपको दिव्यांका से ये पूछना था कि क्या यह मोहब्बतें में ऐसा होता था? आई एम श्योर शी विल हैव अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल, क्योंकि यह बहुत मोहब्बतें में ये स्टार्टिंग में क्योंकि शो सेटअप होता था तो बहुत होता था, पर उसके बाद आई वुड मेक इट अ पॉइंट के आर्टिस्टों को जब भी ब्रेक चाहिए उनको ब्रेक दी जाए, उनको जब भी 12 घंटे से ज्यादा हम शूट नहीं करते थे। इनफैक्ट जब हम कहाँ तुम करते थे तो हमने रूल बनाया था कि वंस अ वीक सबको छुट्टी मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है वो वंस अ वीक छुट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोला ना, मैं प्रोड्यूसर की तरह नहीं सोचता हूँ, मतलब मुझे लगता है आई फील गेट एवरीबडी नीड्स टू हैव अ ब्रेक। अभी हमारे अबोली में, येड लागले प्रेमाची में हमारा कभी कभी शूट एक्सटेंड होता है, लेकिन हम एटलीस्ट वंस अ वीक सब आर्टिस्टों को छुट्टी देते हैं। मैं तो अपने राइटर्स को भी बोलता हूँ, जैसे आज ही सुबह जब मेरी मीटिंग थी तो मेरे राइटर ने बोला सर मैं संडे को भेजता हूँ। ऐसे खबरदार मेरे को संडे को कोई भी मेल भेजा है, खबरदार मेरे को कोई भी स्टोरी भेजिए, संडे प्लीज फैमिली के साथ जाओ, घूमो फिरो, मस्ती करो, मौज करो, क्योंकि देखो हम फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, हमारा काम यहाँ का है। अगर आपका मेंटल बैलेंस सही होगा ना तभी आप फ्रेश सोच सकोगे। सब चीजें ना अराउंड हैज बिकम लाइक अ फैक्ट्री, राइट। तो आई वॉन्ट माई टीम, आई वॉन्ट माई एक्टर्स, आई वॉन्ट माई राइटर्स टू टेक अ ब्रेक। लेकिन फिर अभी ये वो राइटर्स और एक्टर्स के ऊपर भी है, वो लोग इतना काम कभी कभी ले लेते हैं ना कि उनको टाइम ही नहीं मिलता। जैसे आज एक राइटर 5-5, 6-6 शो दिख रहा है तो उसको संडे मिलता नहीं, कि वो भी बोल रहा है कि मुझे पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, पैसे कमाना है। इस वक्त एक फैक्ट्री चल रही है, वो बोलते हैं ना बहती नदी में सब हाथ धो रहे हैं, पर एक दिन ही जब नदी ड्राई होगी ना तब क्रिएटिविटी का बोलबाला होगा, तब उसे काम मिलेगा जिसकी स्टोरी अच्छी है, जो स्टोरी सही से बोल सकता है। जैसे क्यूकी के टाइम पे हुआ था, मतलब क्यूकी ने आके पूरा क्लटर तोड़ दिया था। ये भी बहुत जल्दी होगा, एक ऐसा शो आएगा जो पूरा क्लटर तोड़ देगा और सब बोलेंगे अरे भैया। जैसे फिल्म में भी ये हुआ था एक जमाने में, जिस तरह की फिल्म्स होती थी, मार धाड़, लड़की का बहन का रेप हो रहा है, हीरो मार रहा है, एक दिलवाले दुल्हनिया आई और पूरा स्टोरी टेलिंग चेंज हो गया। जब दिलवाले दुल्हनिया आई थी, मतलब इट वाज, मतलब हम सब हिल गए थे कि भाई ऐसी फिल्म कैसे बन सकती है। मतलब हीरो बोल रहा है कि नहीं लड़की को भगा कर नहीं लेके जाऊंगा, एंड वो पिक्चर क्रिएटेड हिस्ट्री, और उसके बाद सब लोग ने सोचना शुरू किया। तो ये हर एरिया में होता है। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ टीवी में कब होगा, एंड आई होप वो मेरे शो के साथ हो कि लोग बोलें कि अरे वाह इसने तो पूरा ABC चेंज कर ली। आई एम वेटिंग फॉर दैट। राइट। एक्टर्स बहुत कतराते हैं आजकल टीवी करने से। जब मैं किसी नए एक्टर से बात करता हूँ तो वो कहते हैं टीवी करने से प्रोफाइल ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, मैं तो फिल्म्स करूँगा। खासकर मैं तो देखता हूँ FTI NSDN जो होते हैं वो कहते हैं टीवी नहीं यार, फिल्म वेब सीरीज की। मैंने कास्टिंग में काम किया है। आई नो इट्स अ वेरी सैड थिंग, क्योंकि हम एक्टर्स को रोल्स ही नहीं दे रहे हैं। मुझे बताइए टीवी में कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? एक हीरोइन होती है, एक हीरो होता है, एक विलेन होता है जो नॉर्मली फीमेल होती है जी। उसके बाद जो ये पूरी फैमिली पीछे खड़ी रहती है वो करती क्या है? कुछ नहीं। सब कुछ हीरोइन कर रही है, सब कुछ हीरो कर रहा है। तो ये जो NSD के एक्टर्स हैं, ये सब जो इतने अच्छे एक्टर्स हैं, हम उनको लाके करेंगे क्या उनका? कि भैया ये औरत चोर को पकड़ेगी, आपको पीछे बोलना है वाह भाभी, ये आपका डायलॉग है। मतलब आप NSD से हो, आप इतने होनहार एक्टर हो, हम क्या देंगे आपको? प्रॉब्लम अगेन कम्स डाउन टू क्रिएटिविटी। हमने कैरेक्टर्स बनाना छोड़ दिया है। मुझे अभी भी याद है क्योंकि मैं RRR क्या चलता था, मतलब इट वाज अ कैरेक्टर, शी वाज अ भाभी। कितना कैरेक्टर वर्क किया था उस टाइम पे, कैरेक्टर्स वर्क करते थे। हमारे बंदिनी में जो हीरोइन के दादा थे वो एक बहुत सीनियर एक्टर थे, उन्होंने मेरे को आके बोला था कि संदीप, बंदिनी हैज गिवन माय करियर अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, क्योंकि सडनली आपने देखा कि ये इंसान कुछ और भी कर सकता है। लेकिन आज हमारे सारे एक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स इतने घिसे पिटे हैं कि ये एक्टर्स भी सिर्फ पर डे कमाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि एक्टर को भी अपना पेट तो पालना है। राइट।
वो लोग सिर्फ अपना पर डे कमाने आते हैं कि भैया बस हमारा वो रजिस्टर पे सिग्नेचर हो जाए, हमारा रेंट निकल जाए, हमारी गाड़ी की ईएमआई निकल जाए, ये हो रहा है। तो मैं तो इनफैक्ट बोलूंगा एनएसडी एक्टर्स एंड ऑल से कि प्लीज जब तक कुछ ऐसा धांसू शो नहीं आए जहां पर आपको पता है कि यार हम ये कर सकते हैं, तो टीवी से दूर रहो। जिस दिन पैसों का प्रॉब्लम हो तब अपने टैलेंट को, अपने ईगो को दबा दो और आ जाओ और पैसे कमा लो और वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी टू कम। सो आई डोंट ब्लेम सच एक्टर्स एट ऑल, क्योंकि उस बीच में क्या हो रहा है ना, बहुत ही मीडियोकर एक्टर्स आके अरे हम तो स्टार बन गए, अरे हमारा शो नंबर 1 हो गया। अरे भाई तुम एक्टिंग आती भी है आपको, बस आपका शो नंबर 1 हो गया तो भाई आप स्टार बन गए, तो चलो। सर अब कास्टिंग भी ये इंस्टा प्रोफाइल को देखकर मैं देख रहा हूँ ज़्यादा हो रही है, जो फॉलोअर्स। आई डोंट डू दैट, आई कंप्लीटली आई डोंट डू इट, आई विल नेवर डू इट, आई हैव नेवर डन इट। फॉर मी आप मेरे कोई भी शो उठा लो, मैं कास्टिंग को लेकर, क्योंकि मैं एक एक्टर हूं तो मैं कास्टिंग को लेकर बहुत पर्टिकुलर हूं। 2.5 किलो प्रेम में वी गॉट अंजलि हु इज टुडे डूइंग सच वंडरफुल वर्क, अंजलि आनंद, आई एम सो प्राउड ऑफ हर। मेहंदी रचने वाली में वी गॉट साई केतन राव फ्रॉम हैदराबाद। तब कोई भी मतलब ऐसा थॉट था कि साउथ का एक्टर तो कभी वर्क नहीं करेगा, एंड साई केतन वॉज अ ह्यूज हिट इन मेहंदी रचने वाली। फिर जब हमने कहाँ तुम किया, तब दीपिका बिग बॉस से आई थी, और तब बिग बॉस, अगर आप एक ने बिग बॉस किया तो आपको लीड रोल नहीं मिलता था। दीपिका आज भी बोलती है कि संदीप व्हाट अ फैंटास्टिक रोल यू गिव मी। तो मेरे लिए अभी जब हम अबोली कर रहे हैं, तो जो लड़की थी वो एक दूसरे शो में उसने बहन का रोल किया था, वो वहां तो मेरे को चैनल ने सजेस्ट किया था, व्हाट फैंटास्टिक कास्टिंग। तो मैं ये लाग प्रेमाची में विशाल निकम है जो बिग बॉस का विनर था, और जब मैंने वो शो प्लान किया था मेरे दिमाग में विशाल निकम ही था। तो द पॉइंट बीइंग इज के मैं इंस्टा प्रोफाइल बिल्कुल नहीं देखता हूँ। इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लगेगा अगर आपके पास इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं है, तो एक पॉइंट पे ना जो एक एक्टर की एक्सक्लूसिविटी होती है ना, कि भाई हम एक नया फेस इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, एक नया टैलेंट। तो मुझे तो इनफैक्ट वो चाहिए कि आपके जो ऑडियंस आए ना वो एक कंप्लीटली फ्रेश फेस को देखे। ये आप लोग ने, अगर आपने उनको मीम्स करते हुए देख लिया है, आपने ये सब करते हुए देख लिया है, तो फिर उसमें एक एक्सक्लूसिविटी, एक न्यूनेस नहीं रहती। राइट, एवरीथिंग लुक्स स्टेल। तो वो एक प्रॉब्लम है। तो ये लोग जो करते हैं उनको मुबारक हो, मैं ये बिल्कुल नहीं करता हूँ, ना मैं ये करूंगा। जो ये टर्म्स इस्तेमाल होते हैं कास्टिंग में, टेलीविजन में खासकर, अप मार्केट, रिच लुक, मुकेश अंबानी है, सबसे अमीर है, रिच लुक में आप कभी नहीं लेंगे उनको, क्योंकि रिच लुक का मतलब है कि एक वाइट स्किन आदमी। तो ये टर्म्स जो है ये हम क्यों चेंज नहीं कर पा रहे हैं? मैं स्टार्टिंग से यही बोल रहा हूँ, चेंज करो। मैं तो बोल रहा हूँ मैं तो चीख के बोल रहा हूँ कि प्लीज चेंज करो। ऐसे रिच लोग नहीं होते हाथ में है चीजें, मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ स्टोरी लेके जाऊंगा। चैनल और जो बड़े लोग हैं उनको सोचना है कि हमको क्या करना है। बड़े लोग कौन है सर? मतलब जो चैनल के बॉसेस हैं उनको सोचना है। मैं तो, आप मेरे को देखो, कल मैंने एक रेस्टोरेंट खोली है, ठीक है, मेरे पास राजमा चावल बहुत बढ़िया बनता है, पर अगर आपको पाव भाजी खानी है, मैं आपको पाव भाजी दूंगा। मैं बोलूंगा मेरे पास राजमा बहुत अच्छा है, नहीं मुझे पाव भाजी खानी है, तो मैं पाव भाजी दूंगा आपको। मैं 10 बार बोलूंगा कि मेरा राजमा बहुत अच्छा है, खाओ, अब बोलोगे नहीं मेरे को पाव भाजी खानी है, तो मैं पाव भाजी दूंगा आपको। उम्मीद यह है कि एक दिन आप बोलोगे यार संदीप पूरा दिन बोलता रहता है चल आज राजमा खिला लो, तब मैं अपना राजमा लेके आपको दूंगा, तब आप बोलोगे अरे यार तू सच बोलता था। तो मैं वही वेट कर रहा हूँ। मैंने तो रेस्टोरेंट खोली हुई है, मैं तो प्रोड्यूसर हूँ, तो मैंने तो खोली है रेस्टोरेंट। तो अभी ये जो राजमा है ना, वो मुझे रीजनल लोग मांग रहे हैं। अच्छा। मराठी, तेलुगु। जब मेरे को अभी हम एक तेलुगु शो कर रहे हैं, तो जब जब चैनल के हेड ने मुझे फोन किया था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे सर ने बोला था कि संदीप वी वांट टू चेंज अ लिटिल बिट, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम वही कर रहे हैं। और इसे मैंने अपनी टीम के साथ बात करी कि मुझे कुछ नया करना है। सिंह संदीप, मेरी पूरी टीम ने बोला कि आपको नया करना है ना, संदीप सिकम को फोन करो। अच्छा। और मेरे लिए वो बहुत, आई टोल्ड हिम, आई सेड सर दिस इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, कि मैंने उनके साथ एक शो किया था गोरेंटाकू, जो ओरिजिनल शो था, जो गोरेंटाकू को हमने मेहंदी रचने वाली में बनाया, और अभी हम उसको येड लागले प्रेमाचे में बना रहे हैं। तो सर ने बोला कि यस संदीप, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, एंड वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। और मैंने सर को बोला सर हिंदी ऐसा क्यों नहीं है, इससे हम लोग शुरू करेंगे, हिंदी हमको कॉपी करेगा। तो ऐसे ओके परफेक्ट, डन, वेरी गुड। तो आई एम, मतलब मुझे जब रीजनल में ऐसा मिलता है, जैसे ऑल्सो स्टार प्रवाह, मतलब इतना मैं ना,
मुझे तो कभी कभी लगता है कि लोग बोलेंगे कि मुझे स्टार प्रवाह पैसे दे रहा है उनको प्रमोट करने के लिए, लेकिन वहां पे जो सतीश सर है उनके साथ मीटिंग करने में इतना मजा आता है कि वहां पर एक क्रिएटिव आदमी बैठा है, मेरी जो टीम है वहां पर वो सब क्रिएटिव, मतलब इतना मजा आता है। एंड द पॉइंट इज दैट्स व्हाई मराठी सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, मलयालम सिनेमा इज फार बेटर देन व्हाट हिंदी इज डूइंग। तो मुझे वहां पर बहुत मजा आ रहा है, तो आई एम रियली एंजॉयिंग। तो मेरा राजमा वहां पर चल रहा है, तो मैं खुश हूं, मुझे वो जो सेटिस्फैक्शन है वो मिल रही है, तो आई एम हैप्पी। क्योंकि सर बिजनेस इतना बड़ा है और उस पोजीशन पे बैठे, तो वो हिम्मत नहीं आ पा रही है क्या कि पाव भाजी खा रहे हैं सब, राजमा खाने की हिम्मत नहीं आ पा रही है इनमें? सर उनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी, मतलब देखो मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकता हूँ, आई एम श्योर उनकी भी मजबूरियां होंगी, वो भी जानते हैं क्या हो रहा है। लेकिन जब इतने करोड़ों अरबों रुपए स्टेक पे होते हैं ना, तो आई थिंक रिस्क टेकिंग पावर कम होती है। जब मुझे उल्टा लगता है, मुझे लगता है टिल द टाइम यू डोंट टेक अ रिस्क यू डू नॉट एंजॉय द सक्सेस। हमेशा जिसने रिस्क लिया है उसकी नैया पार हुई है। तो आई थिंक वो रिस्क टेकिंग लोग आज मिसिंग है, हमें वो रिस्क टेकिंग लोग चाहिए जो बोलते हैं चलो रिस्क लो, एंड आई एम रेडी टू टेक द रिस्क। मेरा शो 6 महीने में बंद करना है, बंद कर लो, लेकिन आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू। आपने रिस्क लिया था एक बार, आई थिंक मैंने हर बार रिस्क लिया है जी, हर बार। ये आपके राजमा पाव भाजी के साथ आपने एक और डिश सर्व की थी जो अभी तक चल रही है, बिग बॉस नाम से हम उसको जानते हैं। वो तो चैनल के थ्रू करी थी जी। तो बिग बॉस जब स्टार्ट कर रहे थे आप, आई थिंक यू वर द क्रिएटिव हेड। जी, आई वाज द प्रोग्रामिंग हेड ऑफ द चैनल, आई वाज द प्रोग्रामिंग हेड ऑफ सोनी। ओके। तो यस, मैंने आके हम लोग ने पूरा वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाया था। क्या आइडिया था, फर्स्ट आइडिया क्या था? बिग ब्रदर का ही? हाँ, इट वाज बिग ब्रदर, राइट। बट थॉट ये था टू सी योर सेलिब्रिटीज लाइक यू नेवर सीन देम बिफोर। राइट। मतलब इट वाज अबाउट, मतलब एक बहुत, आपको पता है हेमा मालिनी सुबह नाश्ते में क्या खाती है, आपको पता है अमिताभ बच्चन लंच पे क्या खाते हैं, आपको पता है अमिताभ बच्चन रात को शॉर्ट्स में सोते हैं कि कुर्ता पजामे में सोते हैं। यू नो, इट्स अबाउट गोइंग इनटू दोज जोन्स, मतलब टू मेक योर, टू द थॉट ये था कि लेट योर ऑडियंस सी द रियल साइड ऑफ योर सेलिब्रिटी, जो आज जाके कुछ और ही हो गया है, बट द पॉइंट इज थॉट वो था। इसके लिए मुझे अभी भी लगता है सीजन 1 वॉज द बेस्ट, क्योंकि सीजन 1 जब हुआ था सब फ्रेश थे, सब रॉ थे। हम लोग जो घर के बाहर थे हमको नहीं पता था क्या होने वाला है, जो घर के अंदर थे उनको नहीं पता था क्या होने वाला है। तो अभी भी आप अगर कभी कभी इंस्टाग्राम पे सीजन 1 के क्लिप्स आते हैं, आप रवि किशन को देखो, आप अमित साठ को देखो, रूपाली गांगुली को देखो, कश्मीरा शाह को देखो, राखी सावंत को देखो, दे वर ऑल सो डिफरेंट। एंड आई वुड लाइक टू से रवि किशन, राखी सावंत, दे बिकेम हाउस होल्ड नेम्स थैंक टू बिग बॉस 1। मतलब उनका करियर्स, इट वाज द बेस्ट पुश दैट दे कुड गेट। मतलब ऑडियंस ने सडनली देखा कि बाप रे ये है टैलेंट। तो मुझे लगता है बिग बॉस ने बहुत सारे लोगों को ऐसे चांस दिया है, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई इतना पॉपुलर हुआ जितना, मतलब राखी सावंत, मतलब राखी सावंत टिल टुडे इज अ ब्रांड। रवि किशन आज, मतलब जो काइंड ऑफ मूवीज इज डूइंग इज फैंटास्टिक, बट इट ऑल स्टार्टेड विद बिग बॉस। आई मीन ही वाज ऑलवेज अ गुड एक्टर, बट लोगों ने उसको बिग बॉस में देखा एंड यू रियलाइज्ड। अमित साठ वाज इन बिग बॉस, दीपक तिजोरी, वी हैड इतना बढ़िया लाइनअप था। एंड द होस्ट अरशद वारसी, अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, वेरी गुड। आज भी अगर आप बिग बॉस का पहला एपिसोड देखोगे, नॉट द वो जो सैटरडे संडे वाला नहीं, उसके बाद जो पहला एपिसोड हो, जो फर्स्ट एपिसोड था, उसमें जो पीछे जो आवाज है सुबह 9:30 बजे, वो मैंने डब किया था। अच्छा। क्योंकि वो जो डबिंग आर्टिस्ट था उस वक्त शूटिंग हो रही थी एनडी स्टूडियोज करजत में, तो वो पहुंचा नहीं था और हमको एपिसोड अपलोड करना था। अच्छा। तो मेरी क्रिएटिव मेरे पास आई थी संदीप, विल यू जस्ट डब इट, यू गॉट अ गुड वॉइस, यूर अ थिएटर वॉइस, जस्ट डब इट। तो पहले एपिसोड में मेरी आवाज है। अच्छा। सुबह 9:30 बजे रात को, दोपहर 3 बजे, तो पहले एपिसोड में, उसके बाद वो आया, उसके बाद उसने फर्स्ट एपिसोड, मतलब सेकंड एपिसोड उसने किया डबिंग। बिग बॉस काफी हद तक स्टेज तो नहीं होता, बट बिल्कुल स्टेज नहीं होता, सिचुएशंस क्रिएट की जाती ताकि, ऑफ कोर्स वो तो फर्स्ट में भी था ना, मतलब उसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए आप ऐसे सिचुएशंस डालते हो, आप ऐसे थिंग्स करते हो जहां पर यू मेक इट एंटरटेनिंग, यू वांट द ऑडियंसेस टू सी कि वो लोग प्रेशर में क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो वो तो टास्क है, वो तो। वाकई में उनके पास फोन नहीं होते, वाकई में वो एक्टर्स कटे हुए रहते हैं, फोन नहीं होते हैं, कटे हुए होते हैं।
अल्कोहल नहीं मिलता, उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता आप झगड़ा करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो होता है वो नेचुरल होता है। अभी मैं नेचुरल नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी जो लोग आते हैं वो बहुत ही रिहर्स करके आते हैं कि अरे जाके ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एटलीस्ट द फर्स्ट 2-3 सीजन्स दे डिड एवरीथिंग जो उन्हें करना था। मैं बोल रहा हूँ उनको भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है जी। दे हैड नो आइडिया कि क्या होगा घर में। हमें नहीं पता था। जब मैंने एपिसोड देखा से अच्छा ये है, ऐसा होता है, एंड देन आई स्टार्टेड एंजॉय। अरे ये तो बहुत सही है। उस वक्त भी बहुत एनडीटीवी पता नहीं कहाँ मेरी इंटरव्यूज हुई थी, बिकॉज सम पीपल थॉट कि ये गलत है, कुछ लोगों को लगा ये नया रेवोल्यूशन है टेलीविजन में, राइट। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दीज चेंजेस। मतलब रियलिटी टीवी का रेवोल्यूशन वाज बिग बॉस, आई वाज अ पार्ट ऑफ इट। डेली सोप्स का रेवोल्यूशन वाज क्योंकि सास भी कभी कहू थी, कहानी घर घर की, आई वाज अ पार्ट ऑफ कहानी घर घर की। सो आई एम वेरी प्राउड दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ these changing times. I'm very fortunate. सर बिग बॉस को लेके बहुत सारी बातें कही जाती है, लकीली आप मिले हैं, और मेरा भी क्वेश्चन और ऑडियंस का भी यही क्वेश्चन हो, ये जब आप लाते हैं सभी को, ये क्लॉज क्या साइन करवाते हैं? देखिए उस वक्त तो अलग कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, बट अभी आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, क्योंकि जिस तरह से कंटेस्टेंट्स आते हैं, बट इट्स अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के यू कैन नॉट लीव द शो, मतलब आपको ये खाना दिया जाएगा, ये किया जाएगा, यू कैन नॉट हैव फिजिकल वायलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। बट अब आज तो फिजिकल वायलेंस करते हो, फिर आप जाते हो वापस आ जाते हो, तो वो सब चेंज हो गया है। बट हाँ क्लॉजेज हैं कि नो फिजिकल वायलेंस, नो अल्कोहल, नो ये, तो वो सब तो आई थिंक वही सेम है। राइट। बट जो आपने मिस्ट्री की बात कही थी कि कोई एक्टर जो पहले थे उनमें मिस्ट्री होती थी, आजकल तो सब पता है इंस्टाग्राम पे। हैविंग सेड दैट, बिग बॉस के अंदर मैं किसी भी आर्टिस्ट को देखता हूँ तो मिस्ट्री खत्म हो गई। करेक्ट। अब वो मुझे बाद में उस एक्टर को नहीं देखना, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये जो आपका थॉट था, आपको लगा नहीं कि इससे काफी एक्टर्स जो यहाँ आएंगे उनकी मिस्ट्री चली जाएगी? बट देखिए उस वक्त जब हमने किया था तो स्टार्स बने, रवि किशन बना, राइट, राखी सावंत बनी, स्टार्स बने। उसके बाद क्या हुआ आई डोंट नो। ओके। पर ये आपने जो बात कही है वो सही कही है कि बहुत सारे लोग जो बिग बॉस जीतते हैं उसके बाद वो ज्यादा नहीं कर, हाँ ठीक है आपको इंस्टाग्राम पे आप सेंसेशनल बन जाते हो, आप रियलिटी शोज कर लेते हो, मतलब सेम रियलिटी शोज होता है, लेकिन जहां पर फिक्शन का सवाल होता है, ये होता है, वो अटकता है। विच आई एम वेरी हैप्पी कि समबडी लाइक करणवीर मेहरा, उससे अभी फिल्म साइन करी है, एंड आई एम सो हैप्पी। जब करण मुझसे मिला था तो मुझे अच्छी तरह याद है, करण ने मेरे को एक पॉइंट पे बोला था कि बस संदीप अभी हो गया, पॉडकास्ट खत्म, सब खत्म, अभी मुझे शेल में जाना है, विच आई थॉट वाज फैंटास्टिक। राइट। तो अभी उसने फिल्म भी साइन करी, आई एम सो हैप्पी। आई जस्ट होप वो और फिल्में करें। आई होप ही बिकम्स द रवि किशन ऑफ टुडे। He could also become Rakhi Sawant as per the fame. But the point being is, I would be so happy. See, I love promoting talent. I feel, you know, आप हर एक्टर की एक स्टोरी देखो ना, सब अपना घर बाहर छोड़ के बॉम्बे जैसे शहर में आए हैं। बॉम्बे आसान शहर नहीं है जीने के लिए, बहुत लोनलीनेस है, बहुत डिप्रेशन होता है यहाँ पर। लोगों को लगता है कि बॉम्बे में एक जादू की छड़ी है, आप खुल जा सिमसिम बोलोगे और बस सब कुछ चेंज हो जाएगा। बॉम्बे में बहुत स्ट्रगल है, लोनलीनेस बहुत है। Right. तो जितने भी एक्टर्स अपना ड्रीम फुलफिल करें, जितने भी एक्टर्स पॉपुलर बने, आई विल बी द हैप्पीएस्ट, क्योंकि उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है यहाँ पर आने के लिए। बट द पॉइंट इज, बहुत सारे लोग उस चीज को समझते नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि जैसे आपने कुछ टाइम पहले बोला प्रोड्यूसर को पैसे बनाने हैं, यहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स स्टार्स बनने आते हैं। राइट। वो एक प्रॉब्लम है। आप यहाँ पर एक्टर बनने आओ, कोई क्राफ्ट पे काम नहीं करता है, कोई क्राफ्ट पे काम नहीं करता। मैंने कितने अपने एक्टर्स को बोला है, वो लोग घर पे बैठे यार कुछ हो नहीं रहा है, मैं बोला थिएटर करो ना। आज थिएटर किसी को नहीं करना है, दे डोंट वांट टू डू थिएटर। अरे पर थिएटर में क्या होता है यार, इट इज अ क्राफ्ट। मतलब हमने 20 साल थिएटर किया है। मतलब मैं जब थिएटर करता था तो हमारे जो डायरेक्टर थे, वो जो हम जहां पर हम रिहर्स करते थे, हमें उस जगह पे पहले हम झाड़ू मारते थे और फिर उसको पोछा करते थे। मतलब लिटरली हम बाथरूम में जाके पानी भरते थे, वो स्कूल का पोछा लाते थे, उसको जमीन पे बैठ के पोछा करते थे, उसको करते थे, नारियल तोड़ते थे, फिर परफॉर्म करते थे। हम लोग ने ये सीखा है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, फॉर मी एक्टिंग इज अ क्राफ्ट, इट इज समथिंग वेरी सेक्रेड। राइट। इट इज वेरी वेरी सेक्रेड। पर आज बहुत सैडली है ना, लोग आते हैं बस हमको स्टार बनना है, हमें मेन लीड करना है। अरे मेन लीड क्या करना है, पहले आप कैमरा के सामने खड़े होना तो सीखो। मैं जब एक
पॉइंट पे प्ले कर रहा था तो मैंने, एक एक्टर था, मुझसे बोला व्हाट हैव यू डन इन एक्टिंग, मुझसे बोला आई हैव जॉइन्ड द जिम। मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, बट एक्टिंग में क्या किया है, वो तो हो जाएगी, बॉडी बननी चाहिए। असर गया, हो चुका। आज कभी कभी कास्टिंग भी ऐसी होती है, अरे इसकी बॉडी अच्छी है, इसको लेते हैं, इसकी शर्ट उतरवाएंगे। अरे शर्ट उतरवाएगा एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन जब माँ के लिए रोएगा तब आप रोएंगे, भैया रो नहीं सकता है वो। सो माई पॉइंट बीइंग इज कि प्लीज अपने क्राफ्ट पे ध्यान दो। राइट। स्टार बनने मत आओ, पहले एक्टर बनो, पहले परफॉर्मर बनो, फिर स्टार बनो। अगेन इट्स द सेम थिंग, अगर आपकी एक्टिंग सही होगी ना, आप स्टार बन जाओगे जी। पर अगर आप स्टार बनोगे, आप एक्टर कभी नहीं बनोगे। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है। नसीर साहब ने एक बात कही थी कि लोग इस शहर में आते हैं, सोचते हैं मैं एक्टर बन जाऊंगा, माँ की दुआएं हैं, तो माँ की दुआओं से एक्टर नहीं बनते हैं। बट जब मैं यहाँ लोगों से मिलता हूँ वर्सोवा रामनगर जाके, तो उनकी एक कंप्लेन है एक्टर्स की कि हमको एक्टिंग सीखनी है, हम इस शहर में आए हैं, इस शहर में रेंट है, यहाँ मैं थिएटर करूँगा तो कोई भी थिएटर ग्रुप मुझे बैक स्टेज कराएगा, मुझे वो परफॉर्मेंस का चांस मिलता नहीं है। पर बैक स्टेज में आई डोंट थिंक एनीथिंग, हमने सब, मैंने भी बैक स्टेज, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट दे आर नॉट गेटिंग पेड enough to sustain life in Mumbai. तो थोड़ा सीख के आओ ना। If they want to learn something, if they want to go to FTI, NSD, huge competition. If they want to learn via private schools in Mumbai, बहुत सारे हैं, but it's expensive. तो वो थक हार के बोलते हैं हम करें क्या। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको, बट आई थिंक दिस शुड बी चेंज, क्योंकि इंडिया में हमारे पास ढंग के एक्टिंग फिल्म स्कूल्स नहीं है। नहीं आप है। बताइए, FTI इंडिया में एक ही है जो फिल्म स्कूल है, जहाँ बस 10 बच्चे जाते हैं साल में। जो अभी बीच में भी बहुत कंट्रोवर्सी से घिरा था, वो मतलब वो जो हेड थे वो इतना वो पूरा वो सब चल रहा था। फिर दिल्ली में NSD है जो, मतलब आई विश आई कुड। बट सर, डोंट यू फील कि ये स्टार्ट ही रूट से होता है? अगर मुझे अच्छा फिल्म मेकर बनना है तो ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग कहाँ है इस देश में? नहीं है। एक पर सर ये सिर्फ एक्टिंग को लेके नहीं है, ये तो बहुत सारी चीजों में है। आज मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे कुछ भी बनना है, हमारे देश में ये फैसिलिटीज बहुत कम है। और वहां पर भी, जहां पर भी जाओ ना, पैसे का बोलबाला पहले होता है, फिर well, I don't make it controversial, but then reservations होते हैं, ये होता है, वो होता है। We don't give everybody a fair chance. Right. Well, that's a different topic. But now I'm just saying कि वो सब छोड़ते हैं, बट द पॉइंट बीइंग इज कि अगर आपको सीखना है तो मुझे लगता है आज तो इंटरनेट है, आप इंटरनेट पे कर सकते हो, आप लोगों से मिल सकते हो, आप मतलब देयर आर सो मेनी एक्टर्स वेटिंग टू लर्न। एंड आई जस्ट थिंक कि अगर आपको सीखना है ना तो देयर इज नो एक्सक्यूज। मैं तो बोल रहा हूँ बैक स्टेज करो। मैंने बैक स्टेज किया, मैंने बैक स्टेज में इतना सीखा है, मतलब प्रॉप्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है मुझे पता है। मतलब आपको लगेगा कि भैया एक्टर स्टेज पर है, अरे उसने एक प्रॉप है, उस प्रॉप की इतनी इंपॉर्टेंस होती है जब आप एक्टिंग करते हो। अगर वो प्रॉप जब आप शो कर रहे हो और वो प्रॉप नहीं हुआ ना, एक्टर पूरा हिल जाता है कि अरे शिट, यहाँ पर वो सिगरेट का पैकेट होना चाहिए था, नहीं है, क्या करूं क्या करूं, आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन हिल जाता है। तो मुझे चाहिए आप, आई थिंक यू शुड डू बैक स्टेज, डू बैक स्टेज। यू नेवर नो, बैक स्टेज करते करते क्या पता आपका दिमाग प्रोड्यूसर बन जाए। जैसे मेरे साथ हुआ था, व्हेन जब मैंने को बालाजी से कॉल आया था और जब मैं एकता से पहली बार मिला था, तो एकता ने बोला था कि एकता ने मेरा प्ले देखा था जी। एकता ने बोला यू आर दैट एक्टर नो, आई सेड हाँ। शी सेड ओह आई सॉ यू एक्टेड वेरी वेल। तो मेरे अंदर वॉइस ओवर चल रहा था कि अरे वाह, बस बन गया एक्टर, ये अभी रोल देगी, ये अभी रोल देगी, हो गया। उससे बोला विल यू बी क्रिएटिव हेड। उसने ऐसी गुगली फेंकी मेरे ऊपर और मैं उसको देख रहा था और मैं बोल रहा था ये क्रिएटिव हेड कौन है, क्या है। और उसने मुझे बोला यू नो व्हाट अ क्रिएटिव हेड इज ना। मैंने बोला यस। मैंने झूठ बोला था, मुझे कोई आइडिया नहीं था क्रिएटिव हेड क्या होता है। तो शी सेड यू डू माई शो वेल, I will make you an actor. I said yes. मैंने क्रिएटिव हेडिंग ऑन द जॉब सीखी है। और उसके बाद मुझे पता चला कि नो, यू ऑलरेडी आर क्रिएटिव, यू डिड। मुझे पता भी नहीं था ये है। और उसके बाद एकता ने मेरे को एक्टिंग दी, जो मैंने 5 शोज में मैंने अपने आप को मार दिया। आई किल्ड माई सेल्फ, राइट। कि मैंने बोला कि मैं रोज यही कर रहा हूं, मैं रोज जाके सेम डायलॉग बोलता था और मैं बोलता था कि क्या है ये सर, आप ही ने लिखा है। सर अरे ये तो सेम डायलॉग है, ये क्या हो रहा है। इसी सर आप ही ने लिखा है। सर नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। मैंने 4 महीने में अपने आप को सारे शोज में मार दिया। और एकता ने बोला था लिसन यू डू दिस। आई सेड नो एकता, आई डाइड सेइंग मैन। आई सेड आई किल्ड माय सेल्फ। एंड शी सेड यू वांटेड टू बी एन एक्टर। आई सेड एकता, आई लव बीइंग अ क्रिएटिव, आई लव इट। उससे मैं प्रोड्यूसर बना, ये बना। तो मैं बोल रहा हूँ ना, यू नेवर नो कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आती है। राइट। तो मेरा एक पॉलिसी है ऑलवेज से यस। राइट। खड्डे में गिरोगे यस, आसमान पे चढ़ोगे यस, क्योंकि यू नेवर नो कि
वो यस आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी देता है, पर यहाँ पर जो एक्टर्स आते हैं ना वो ऑलरेडी नो करके आते हैं। आप थिएटर करोगे, नो आई वांट टू बी अ लीड। आप कैमियो करोगे, नो। आप एपिसोडिक करोगे, नो। अरे क्या नो नो कर रहे हो? हमारे टाइम पे हम नो कभी नहीं बोलते थे, हम बोलते थे बस काम आए हम यस करेंगे। और वो यस बोलते बोलते टचवुड टुडे मैं एक ऐसी जगह पर हूं कि आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हो और आप मेरे को ये पूछ रहे हो। और ये उसी चीज की बदौलत है जब मैंने एकता को झूठ बोला था, यस आई नो व्हाट क्रिएटिव हेड इज, वो वहां से शुरू हुआ। पर आज किसी को ये करना ही नहीं है। नहीं, हम तो एक्टर बनेंगे, हम तो स्टार बनेंगे, हम तो इंस्टाग्राम में 500K फॉलोअर्स करेंगे, हमको जब पहले पैसे मिलेंगे हम BMW गाड़ी खरीदेंगे, घर हो या ना हो। व्हाट डू यू डू? यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट? तो भैया आप करते रहो, ऊपर वाला सबकी नैया पार लगाए। ये जो नाम है, जो नाम में आपने ई हटा के 2 आई लगाए हैं, संजय जुमानी फादर। अच्छा, बहुत मैं ना बहुत ही क्लियर हूं, मैंने जो जो चीजें करी है मैं बोलता हूं मैं। और ये बालाजी से पहले था। अच्छा, बिफोर एकता मैम, बिफोर आई जॉइन एकता मैम। अच्छा, सो संजय जुमानी's father was the one who told me at that time. संजय जुमानी was a young guy. तो उन्होंने मुझे बोला था कि IP and SIKCAND, मैंने अपने बैंक अकाउंट सब कुछ चेंज किया, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वो सब करने में उस टाइम में 2 महीने लगे थे, मैंने सब किया। और उसके बाद बिग बॉस का BIGG, अच्छा, वो भी संजय जुमानी, मैंने सोनी से फोन किया था उन्हें और उससे बोला था कि संदीप उसमें DG करो, और मैंने बोला था सबको चेंज करो। अरे नहीं ऐसे नहीं, चेंज करो। और 8 तक वो DG है। तो अभी इस बार जब मैं करण के लिए गया था तो वहां पर मुझे वो बिग बॉस की टीम मिली थी, सर वी स्टिल होल्ड योर DG। आई सेड सी योर शो इज स्टिल डूइंग सो वेल, वो DG है अभी तक। और वो सर वो आँख का क्या है? वो तो सिंबल था, वो यूनिवर्सल सिंबल है, राइट? वो बिग बॉस का, बिग ब्रदर का सिंबल है वो। पर हाँ, अभी वो आंख बहुत यहाँ पर मॉडिफाई हो गई है, पर उस वक्त वो जो एक ब्लैक एंड व्हाइट आंख थी वो वाज बिग ब्रदर का पेटेंट, अच्छा, उनका वो सिंबल था। वो इल्यूमिनाती और वो सारा ना वो सब मुझे नहीं पता। आई हैव नो आइडिया। क्योंकि बातें होती हैं तो नहीं ये सब मुझे नहीं समझ में आता। इल्यूमिनाटी ऊपर वाला है, बस ऊपर वाला सबको, जब तक ऊपर वाला है नथिंग एल्स मैटर्स, बस। सर मैं कहीं पढ़ रहा था, आप करण को काफी सपोर्ट करते हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं। कुछ थ्रेट आए थे आपको या उनको? मैंने कहीं मुझे आए थे, इसके लिए मैंने अपना इंस्टाग्राम मैंने प्राइवेट किया है। हुई थी? गाली गलोच, एक्सटॉर्शन, आज आपको गोली मार देंगे, आपकी माँ को ये कर लेंगे, तो मुझे बहुत ही स्टूपिड लगा। कहाँ से आए थे ये? रैंडम DM? रैंडम मतलब रोज कोई नया अकाउंट खोल के कुछ ना कुछ बोल देता था, फॉर सपोर्टिंग करण। तो ये जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे शो में, उनके फैन बेस कौन है वो मुझे नहीं पता। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रोलिंग और भीड़ का कोई नाम नहीं होता, वो एक भीड़ होती है, वो एक ट्रोलर होता है जी। और मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि अरे आई गेट ट्रोल्ड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रोल करना है, मैं तो कमेंट्स ऑफ कर देता हूँ, मेरे कमेंट्स अभी भी ऑफ है, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको भौंकना है आप भौंकते रहो, मुझे कोई वो नहीं है। इनफैक्ट मैंने अपने फोन को भी पुलिस सर्विलेंस में डाला है बिकॉज देयर आर सम थ्रेट्स एंड ऑल स्टिल कमिंग, सो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, सो दे पुट माय फोन अंडर पुलिस सर्विलेंस। सो जो भी अगर कोई मैसेजेस आते हैं, सो इट्स चेक्ड एंड ऑल व्हाट इज गोइंग ऑन। बट माई पॉइंट बीइंग इज कि ये बिग बॉस खत्म हो गया है, पर ये नॉनसेंस अभी तक खत्म नहीं हुआ है जी। और मुझे इससे एक्चुअली कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि एज आई सेड पुलिस है, मेरे पास पावर है कि मैं कमेंट्स ऑफ कर दूं, मेरे पास पावर है कि मैं अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लूं, तो जिनको भौंकना है वो भौंकते रहे, मुझे कुछ फर्क नहीं। सर एक प्रोड्यूसर की सबसे ज़्यादा जो चिंता मुझे दिखती है या जो बातें होती है, उसकी जो कास्ट होती है, जो लीड होते हैं, क्या टेंट्रम झेलने पड़ते हैं? क्या टीवी में भी वो ऐसा ही देखने को मिलता है? फिल्म में क्या सिचुएशन होते हैं? और क्या कभी गुस्सा आता है तो डायरेक्टली निकाल पाते हैं? देखिए, मेरे टचवुड ना, मेरे साथ ऐसा कोई इतना बिटर एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई हैव बीन वेरी लकी, आई हैव हैड ऑलवेज वेरी गुड एक्टर्स। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लमेटिक एक्टर है तो मुझे नहीं लगता है कोई एक्टर पर्पसली प्रॉब्लमेटिक होता। हाँ, वो हजारों में 1-2 होते हैं, मैं उनके साथ काम ही नहीं करता हूं। मैं बोलता हूं कि भैया प्लीज, आई कैन नॉट वर्क विथ यू, आई कैन नॉट डू इट, आई डोंट वांट टू डू इट, प्लीज लीव। बाकी तो सी, हर घर में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो फॉर मी अ सेट इज लाइक अ फैमिली। कभी आपकी मॉम के साथ झगड़ा हो गया, कभी बहन के साथ झगड़ा हो गया, तो आप तोड़ थोड़ी देते हो रिश्ता, आप वेट करते हो। तो मेरा एक्टर्स के साथ बिल्कुल वैसा ही है। और मैं अपने जब कोई शो शुरू करता हूं, मैं एक्टर्स को बोलता हूं कि भैया अभी ये रिश्ता है, ये अभी 3 महीने भी चलेगा, 6 महीने चलेगा, या 1 साल चलेगा, या सालों साल चलेगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज पिक अप द फोन एंड कॉल मी अप।
मेरा बहुत क्लियर है, अच्छा। एंड आई विल लिसन। मतलब मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो बोलूंगा अरे नहीं मेरा प्रोडक्शन करेक्ट है। कभी कभी इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है, आप जिसकी गलती है आप उसको समझाओ, और समझने को सब रेडी है। मतलब देखो पैसे सबको कमाने हैं, काम सबको करना है। बहुत रेयरली आपको एक ऐसा एक्टर मिलता है जो इतना ट्रबलसम होता है तो आप उसको रिप्लेस कर लो कि सॉरी कैन नॉट वर्क, यू गो आई गो। क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे ना, आई डोंट वांट स्ट्रेस, मुझे घर आना है, मेरे को शांति से सोना है, मुझे संडे को छुट्टी चाहिए। संडे को कुछ भी हो जाए मुझे फोन मत करो, मुझे चाहिए मेरे आर्टिस्ट भी संडे को छुट्टी ले, वंस अ वीक छुट्टी ले, तो भैया लेट्स मेक इट इजी फॉर बोथ ऑफ अस ना। तो इतना वो नहीं होता, लोग सुनते हैं हाँ, पर कभी कभार कुछ जैसे मैं बोला बहुत ही अड़ियल इंसान आ जाए, रिप्लेस कर लो, बात खत्म हो गई, सिंपल। क्यों रहना है, जैसे मैं बोला ना, आई फाइंड सिंपल सोल्यूशंस। राइट। ट्रोलिंग होती है, कमेंट्स ऑफ करो, एक्टर के साथ नहीं बन रही है, रिप्लेस करो, खत्म करो, पर उसको बोल के, ऐसा नहीं उसको बाहर से पता चले, उसको बोलो भैया इट्स नॉट वर्किंग आउट, आई एम रिप्लेसिंग यू। तो उसको भी कोई वहम नहीं होना चाहिए कि अरे बाप रे मुझे बताया नहीं, ऐसा नहीं। ट्रीट ह्यूमन बींग्स लाइक ह्यूमन बींग्स ना, मतलब वो कितना भी बुरा हो अच्छा, वो भी एक इंसान ही है। जी। मतलब ट्रीट ह्यूमन बींग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, व्हाई वांट टू ट्रीट देम बैडली? मतलब आई तो ट्रीट एनिमल्स आल्सो लाइक ह्यूमन बींग्स, आई तो लव एनिमल्स, तो इट्स ओके। ये इतनी क्लैरिटी 2020 में एक दौर आया था जहां आपने जिक्र किया कि आप डिप्रेशन में थे और आप थेरेपी ले रहे थे, तो ये क्लैरिटी वहीं से आई आपके पास, उस फेज से निकलने के बाद आई? शायद, पर मैं आई थिंक पहले भी ऐसा ही था, जब मैं बालाजी में भी था तो मैं ऐसा ही था। आई वॉज ऑलवेज एकता's फेवरेट, शी यूज्ड टू लव हाउ शी स्टिल लव्स मी, आई स्टिल लव हर। तो मेरे बालाजी के भी जो फ्रेंड्स थे वो आज तक मेरे फ्रेंड्स हैं, बालाजी के जो मेरे दुश्मन थे वो आज तक मेरे दुश्मन हैं। तो मैं बोलते हैं ना, एक फिल्म में डायलॉग था, मैं मौसम नहीं हूं जो बदलूंगा, मैं इंसान हूं, मैं जैसा हूं मैं वैसे रहूंगा। जी। तो 2020 के बाद यस क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ी, बिकॉज आई वेंट थ्रू अ वेरी डार्क फेज, आई वॉज सुसाइडल, आई वॉज डिप्रेस्ड, बिकॉज आई थिंक उस वक्त एवरीबडी वॉज डीलिंग विथ सम फॉर्म, मतलब काम वाम कुछ नहीं था, पूरा दिन घर पे बैठते हो। तो लकीली मुझे एक राइटर ने हेल्प किया, वेर आई मेट अ साइकियाट्रिस्ट, और मैंने उसके साथ कुछ 6-7 सेशंस करे, एंड आई केम आउट ऑफ दैट फेज। तो उसके बाद मुझे आई थिंक उसके बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि लाइफ इज सो इम्पोर्टेंट, और मैं यही बोलूंगा सुसाइड इज नेवर द आंसर, वॉट एवर, सुसाइड इज नेवर द आंसर, देयर इज ऑलवेज हेल्प, रीच आउट, जी। टेक हेल्प, इसमें कोई शर्म नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विन डिप्रेस्ड। आई वेरी openly speak about that I had depression, I was suicidal. I very openly speak about that I wear a hair system, this is not natural hair. I lost hair जब मैं 25-26 साल का था, मेरे बाल चले गए थे। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने ही मेरे को बोला कि भाई ये करो वो करो, मैं कुछ नहीं करता था। फिर मुझे हेयर सिस्टम के बारे में पता चला, एंड आई स्टार्टेड दैट, इट हैज़ चेंज माई लाइफ। तो कोई मुझे बोलता है डू यू वेयर अ सिस्टम, मैं बोलता हूँ हाँ, देयर नथिंग रॉन्ग, बिकॉज अगर कोई ऐसे मेरे पोजिशन में है, वो मुझे देख के कुछ सीख सकता है कि अरे इसका सिस्टम कितना नेचुरल है, अरे ये तो बहुत सही है, मुझे भी करना है, करो प्लीज़ करो। अभी प्रॉब्लम से वही होता है कि पहले बाल नहीं थे तो नहाना 2 मिनट में हो जाता था, अभी जब से बाल है तो प्रोडक्ट लगाओ, जेल लगाओ, हेयर कंडीशनर, अभी तैयार होने को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट लाइक रियल हेयर ओनली। तो उसको मतलब अच्छी तरह ख्याल रखो, तो वो करना पड़ता है। तो अभी लोग बोलते हैं यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, यस आई एम टेकिंग मेडिसिन टू लूज वेट, मैं ओजेम्पिक नहीं ले रहा हूँ, लेकिन देयर इज एन इंडियन इक्विवेलेंट, मुझे लूज वेट करना है, मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास, मैं एक डॉक्टर, पर हाँ मैंने करेक्टली किया है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर ने मेरे टेस्ट करे, सब कुछ किया, एंड आई एम ऑन मेडिकेशन दैट अ डॉक्टर गिव्स। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है बोलने को कि भैया पूरी लाइफ लगा दी रिड्यूस करने में, वेट जाती थी आती थी, अभी इस दवाई से बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन हाँ, जो प्रिकॉशंस है वो आपको लेने हैं, जो टेस्ट करना है आपको करना है। तो आई एम वेरी क्लियर एंड वेरी ओपन अबाउट इट। तो आई थिंक ये सब क्लैरिटी 2020 के बाद हुई है कि झूठ बोलने से कुछ होगा नहीं, ना कि मैं पहले बोलता था, और छुपाने से हाँ ये नेचुरल ब्यूटी है, ये नेचुरल वाले बुलशिट, कोई नेचुरल बाल नहीं है। आज थिंग्स आर अवेलेबल, यू कैन यूज इट, सो देयर नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग इट। टुडे साइंस हैज मेड प्रोग्रेस। अभी तो मैं ये भी पढ़ रहा था कि शायद 2030 में वी विल ऑल बी इमॉर्टल, कोई मरेगा नहीं। आज HIV का क्योर आ गया है, पीपल आर सेइंग दैट HIV विल सून प्रॉब्ली बी इरेडिकेटेड। मैं उस दिन भी तो एक टाइम पे HIV मतलब वाज द मोस्ट स्कैरी थिंग। तो माय पॉइंट इज कि इफ साइंस प्रोग्रेस कर रहा है इन द राइट वे, एंड ये चीजें अवेलेबल है, एंड इफ यू कैन अफोर्ड इट,
सो प्लीज डू इट. इसीलिए गोइंग बैक टू, मैंने तो दुकान खोली है, मेरे को शोज करने हैं क्योंकि मेरे को दवाइयाँ लेनी है टू लूज वेट एंड ऑल दैट. तो इट ऑल कम्स अराउंड टू मनी ओनली. बट थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग ऑन इट, क्योंकि बहुत लोग जो कैमरा पे देख रहे हैं आपको, वो बहुत सारी दिक्कतों से जूझ रहे हैं, बीट इनसिक्योरिटी ऑफ लूजिंग हेयर, बीट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, पर डरते हैं शेयर किससे करूं. पर जब वो देखते हैं कि मेरा हीरो भी सेम इनसिक्योरिटीज पार करके आया. I doubt I'm anybody's hero, but yeah, You are. if people can hear me and people can take, I just want to say कि हम सबको issues हैं, हम सबको problems हैं. जी. मतलब मुझे I am 100% sure even मुकेश अंबानी has problems. मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है, और हम सब अपने अपने वे में उन प्रॉब्लम को जूझ रहे हैं. तो उसको फाइट करो, और बात कभी कभी बोलने से ना आधे प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाते हैं. अपना दिल हल्का करो, बात कहो, बात बोलो, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. तो वैसा करो जी. देयर इज नो पॉइंट हाइडिंग. ये छुपना छुपाने का काम मत करो. जितना ऑनेस्टली रहोगे उतना ही बेटर है, आई फील. एंड इसमें कोई शर्म नहीं है. देयर इज नो शेम in losing hair, there is no shame in being fat, there is no shame in Going for therapy session. going for therapy, there is no shame in having mental problems, because there is a solution to everything. Right. So just take the solution. Amazing. Do you want to add anything? No. सर आपने अभी कहा था यू डाउट कि कोई आपको हीरो मानता होगा ना, या नहीं मानता होगा. आई टेल यू समथिंग कि मैं बहुत कम पॉडकास्ट में इतना एक्साइटेड होता हूँ. आई टेल यू व्हाई, बिकॉज दीज वर द क्वेश्चंस फॉर यू. क्योंकि मुझे कोई भी प्री कंसीव नोशन के साथ आपके साथ नहीं बैठना था. जब मैं आपकी जर्नी ऑब्जर्व करा था, एक लड़का जो बहुत यंग एज में घर संभालता है, हार्ड वर्क करता है, गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करता है, टॉप पे पहुंचता है, फिर चेंज करता है, फिर इस मीडिया में आता है, फिर थिएटर स्टार्ट करता है, और वहाँ से रेस्ट इज हिस्ट्री. इफ़ आई टेल यू माई जर्नी, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली एट द एज ऑफ 17. सिंधी फैमिली, Oh, okay. सेम फैमिली, सेपरेटेड फैमिली. एंड आई थिंक ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन आई वॉज लिसनिंग टू यू वेरी केयरफुली, क्योंकि सुनने का सुख होता है जब आदमी आगे से गिवर होता है. तो मैं आपके हर आंसर के साथ इवॉल्व हो रहा था. लास्ट आई वॉन्ट टू एड इन सम आवर लैंग्वेज, तांजो दाडो शुक्रिया. अरे थैंक यू. साथे टाइम दिनो इन आर सिंधी टंग. हमने बहुत सारी बात की आपकी जर्नी के बारे में, मीटिंग एकता मैम और वर्किंग इन बालाजी, बिग बॉस, बहुत सारी बातें की. कोई ऐसी बात सर जो हम दोनों बात करना भूल गए, जिस पे आपको बात करनी है, तो हम बात कर सकते हैं. वेल ऐसी कोई चीज नहीं है. इनफैक्ट पहले तो तांजो ॾाढो शुक्रिया कि तव्हां एतिरो सुठो ॻाल्हायो मुंहिंजे बारे में. थैंक यू सो मच. आई फील रियली ब्लेस्ड. आई जस्ट फील दैट मतलब मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं अलग हूं. माई फ्रेंड्स टेल मी एंड आई नो समवेयर. आई जस्ट फील कि ये सब is only because of that one force which I feel takes care of me. I have tremendous faith in my God. I have tremendous faith in वो जो supreme power जिसको हम कहते हैं. मुझे उनमें unshakable faith है. और मुझे लगता है कि my only advice, जो मैंने पहले भी बोला था, is that इंसान ही रहेगा, वो भगवान नहीं बनेगा. जी. भगवान बनना छोड़ दो. आप दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हो सकते हो, सबसे बड़े एक्टर हो सकते हो, आप भगवान नहीं हो. मैंने बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे एक्टर्स को देखा है कि अरे हम भगवान है, तुमको निकाल देंगे, तुमको बैन करेंगे, ये करेंगे. नहीं होता है. हम सब जो एक वो आनंद फिल्म में डायलॉग था ना, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, वही है. डोरी एक इंसान के हाथ में है. तो इंसानों को भगवान बनाने के बजाय जो भगवान है उसमें बिलीफ रखो. जो भगवान है उससे बातें करो जी. उससे मांगो, वो सब कुछ देगा. किसी को लेट देगा, किसी को जल्दी देगा, लेकिन सबको अपने कर्मों के हिसाब से, सबको अपनी जर्नी के हिसाब से मिलेगा. लेकिन मिलेगा जरूर. 100 आई बिलीव इन दैट. मतलब मेरी जो लाइफ है ना, वो बहुत सारे फिल्मी डायलॉग से भी इन्फ्लुएंस होती है. लाइक एक और डायलॉग था कि ऊपर वाला भूखा उठाएगा लेकिन भूखा सुलाएगा कभी नहीं. एंड आई बिलीव इन दैट. सो आई थिंक my life revolves around him. And thanks to some fantastic dialogues of old Hindi movies, जो बहुत ही बढ़िया डायलॉग राइटर्स थे, जिसने मुझे बहुत सारी क्लैरिटी दी है लाइफ में.
तो आई जस्ट फील दैट लिव, इंजॉय, स्ट्रेस को दूर रखो और प्लीज भगवान को अपने खेल रचने दो. गॉड नोज बेस्ट. एंड जो मेरा एक प्रिंसिपल है लाइफ में, गॉड्स बेस्ट ब्लेसिंग्स आर अनआंसर्ड प्रेयर्स. राइट. सो अगर आपको एक चीज नहीं मिलती है, गो एंड टेल थैंक यू. मेरे साथ भी होता है, मैं शो पिच करता हूं और मुझे चैनल बोलता है बस इट्स डन इट्स डन इट्स डन, फिर फोन आता है सॉरी. मैं सीधा मंदिर में जाके बोलता हूँ थैंक यू, नहीं मिला कुछ अच्छा ही होगा. और मुझे वो इवेंचुअली पता चल जाता है, अरे किसी और ने शो किया 2 महीने में बंद हो गया. अरे यार बच गए. क्योंकि जब 2023 में हमारे 2 शोज बंद हुए थे, वी हैड अ ह्यूज लॉस. राइट. एंड द पॉइंट बीइंग इज कि उस वक्त मैंने अपने आप को डाउट किया था कि क्या मुझे शोज बनाने आते हैं. और तब मेरी मराठी शो की ईपी ने बोला था कि क्या बात कर रहे हो सर, अबोली कैसे चल रहा है, क्या बात कर रहे हो सर. क्योंकि अगर हिंदी में शो नहीं चलेगा तो हिंदी आपके लिए एक वो बन गया ना, वो सक्सेस का वो वैल्यूएशन वो हिंदी से होगा. क्यों? अगर मराठी शो नंबर 1 होता है तो वो वैल्यू नहीं है. और मुझे लगा ये लड़की ने कितनी बड़ी बात करी, मुझसे इतनी छोटी है, मतलब आई रियली ओव इट टू हर. उसने मेरे को उससे शायद ऐसे ही बोला, उसको रियलाइज नहीं हुआ उसने मुझे कितनी बड़ी बात बोली. और मैं उसको देख रहा था एंड आई सेड ये ऊपर वाला मुझे मैसेज भेज रहा है जी. कि हिंदी का सक्सेस इज नॉट अ बेंचमार्क, इट्स नॉट अ यार्डस्टिक, इट इज नॉट. गुड वर्क, good people around you, and people like you who want to know about me, who come and take my interviews. I think this is what God is telling me that listen. मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक मेरा जन्म बड़ौदा में हुआ था. I was born in बड़ौदा. I cannot even imagine कि आज मैं बॉम्बे के शहर में हूँ, बैंड्रा में हूँ. मैं एक फुल आउटसाइडर हूँ. मतलब मेरे फैमिली में किसी को टीवी फिल्म किसी से कोई लेना देना नहीं है. मैं एक्चुअली आउटसाइडर हूँ और आज मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ जहां पर लोगों को जानना है मेरी लाइफ की जर्नी. फॉर मी, इफ दिस इज नॉट ब्लेसिंग देन नथिंग इज. सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू टू everybody who watch the shows, who I get a lot of messages, they say, you know, we like your shows and all. Thank you to each one of you. I just say keep me in your prayers. दुआओं में हमेशा याद रखना, because दुआएं हमेशा कब किसकी दुआ लगती है you really don't know.